which kind of product, which kind of scheme is suitable in current situation. Ashish sir, could you please start? You can share your screen and start the session. Yes, sir. Okay, thank you, sir. So, am I sufficiently audible to each and everyone? One can just write in the chat box. Am I audible to Dada? Yes, 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 yes. absolutely. Okay. Screen visible है, sir? Screen Yes, visible है? Yes. yes. Okay, perfect, sir. So, sir, without wasting any particular time, sir, because जो data science as a subject है in mutual fund space, so आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में इन एंड आउट आप जानते हैं, बट डेटा साइंस को कैसे इंटीग्रेट करना है म्यूचुअल फंड स्पेस में, ये शायद नया सब्जेक्ट है. सो थोड़ा टाइम कम है, तो थोड़ा तेज चलूंगा मैं, बट मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल भाषा में कि कैसे हमें इंटीग्रेट करना है डेटा साइंस को म्यूचुअल फंड स्पेस में. अब बेसिकली इसका उपयोग कैसे, इसका आशीष जी हाँ. गौतम बोल रहे आज का दिन में आपका जो अपडेट आ गया वो भी हाँ. थोड़ा बात करना है। और ये एआई का हाँ. हमारा बिजनेस में आपका ये एआई का भी यूज का वो भी थोड़ा बात करना। ठीक है सर, डन सर, डन डन डन. ओके, थैंक यू, कैरी ऑन। थैंक यू सर. यस सर. सो सबसे पहले आज का हम पहले की यूटिलिटी समझते थे. इस प्लेटफॉर्म का की यूटिलिटी ये है सर कि अगर कोई आपको 10 लाख रुपए ला के दे रहा है, तो सबसे पहले आप ये नहीं सोचते हो कौन से मुझे फंड में जाना है, या सबसे पहले आप ये नहीं सोचते मुझे कौन सी एमसी में जाना है. सबसे पहला डिसीजन जो आप ये लेते हो वो ये लेते हो कि आज मैं पैसा एक साथ डालूं कि टुकड़ों में डालूं, मतलब आज मैं पैसा लमसम डालूं कि एसटीपी करूं. लमसम डालना है तो कितना लमसम डालना है, एसटीपी करनी तो कितनी एसटीपी करनी है, अगर एसटीपी बंद भी करनी तो कब एसटीपी बंद करनी है. ये होता है पहला. फिर दूसरा होता है कौन सी कैटेगरी में लेके जाओ, कौन सी कैटेगरी को अवॉइड करो. तो इंडस्ट्री में ये जो भी हम डिसीजन लेते थे आज तक कि लमसम जाए कि एसटीपी जाए, कौन सी कैटेगरी में जाए, कौन सी कैटेगरी को अवॉइड करें, ये मोर ओवर इन्वेस्टर क्या बोल रहा है हमको, हम मार्केट का हमारा असेसमेंट क्या बोल रहा है, और हमारा गट क्या बोल रहा है, इसके बेसिस पर हम ये डिसीजन लेते थे. इसके लिए कोई भी फ्रेमवर्क और सिस्टम अवेलेबल नहीं था कि मैं कब लमसम करूं, कब एसटीपी करूं, कौन सी कैटेगरी में जाऊं या कौन सी कैटेगरी में अंडरवेट हूं. सो ये इंडस्ट्री का पहला फ्रेमवर्क और सिस्टम है सर, जो आपको हेल्प करेगा. पहले तो पैसा कैसे लेके जाना है, कब मुझे लमसम जाना है, कब मुझे एसटीपी करनी है. सेकेंड, ये हेल्प करेगा पैसा मुझे कहां लेके जाना है, मतलब कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है. तीसरा, ये हेल्प करेगा आपको कि अगर ये कैटेगरी में लेके जाना है तो मुझे कितना लेके जाना है. तो ये आपको फ्रेश पैसों के डायरेक्शन के लिए भी हेल्प करेगा. ये आपको एग्जिट करने में भी हेल्प करेगा. अगर मुझे एग्जिट करना है तो सबसे पहले कहां से एग्जिट करना है, कौन सी कैटेगरी से एग्जिट करना है, और कितना एग्जिट करना है. तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सर, किस तरीके से पैसा लेके जाओ, कहां पे पैसा लेके जाऊं, और कितना पैसा लेके जाऊं. जब एग्जिट भी करना है तो कहां से एग्जिट करूं, कितना करूं, और किस तरीके से मैं एग्जिट करूं. तो इस चीज को लेके इंडस्ट्री में कोई भी फ्रेमवर्क सिस्टम नहीं था. जितने भी फ्रेमवर्क और सिस्टम बने थे सर, इन अ नटशेल, मैं सेशन स्टार्ट करने के पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूं. जितने भी आज तक प्लेटफॉर्म बने थे, सबका फोकस फंड को लेके, रिसर्च को लेकर था कि पास्ट के बेसिस पे कौन से अच्छे फंड है या कौन से अच्छे फंड नहीं है. हम सर गाड़ी आगे चला रहे हैं और फंड कहां पे देखते हैं, पास्ट रिटर्न देखते हैं. तो ये पहला इंडस्ट्री का टूल है जो बोल रहा है अगर गाड़ी आगे चला रहे हो सर, तो पीछे देख के हमको गाड़ी नहीं चलानी है. तो ये सबसे पहले आपको कैटेगरी के बारे में बताएगा, फिर आपको बताएगा किस तरीके से लेके आना उस कैटेगरी में, और फिर लास्ट में आपको फंड के बारे में बताएगा. सो आपको बैकवर्ड पीछे देख के चीजें नहीं करनी है. अगर आगे गाड़ी चला रहे हो तो आगे कैसे देख के हमें इस फ्रेमवर्क और सिस्टम को यूज करना है, उस फ्रेमवर्क और सिस्टम की यूटिलिटी पार्ट में मैं आ रहा हूँ. सो अब जो हमारा ये आशीष जी, आज हाँ. इसके साथ एक नया चीज आपको करना पड़ेगा, वो है जो किसी का तो पोर्टफोलियो है इक्विटी डेट और बहुत सारा फंड में, हाँ. लेकिन उनका अभी जरूरत पड़ गया एसडब्ल्यूपी करने के लिए। हाँ. हाँ. एस डब्ल्यू उनका फैमिली रिक्वायरमेंट आ गया, उसका जो रेगुलर इनकम था वो कुछ कारण ठीक है, से तो बंद हो सारा गया। चीज कवर है, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, डेट इन्वेस्टमेंट. एसडब्ल्यूपी आज का दिन में उनका जो एग्जिस्टिंग फंड है वो हाँ. कहाँ से एसडब्ल्यूपी करे, उसका भी थोड़ा नॉलेज ठीक दे है, दो। डन सर, डन डन सर, डन. ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर. सो टू स्टार्ट विद सर, सो इसका जो बैकबोन है वो एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड है. जैसे कि आज हमारे पास टाइम है तो मैं एक्सेल में ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा. आई एम डायरेक्टली जंपिंग इनटू द मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड. सो मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड इज नथिंग बट दिस इज द अब्रीज्ड वर्जन ऑफ एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड. मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड सिर्फ एक समरी वर्जन है एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड का. अगर मैं मोबाइल बेस्ड, अगर मैं डैशबोर्ड में क्लिक करूं, सो दिस इज हाउ द मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड विल लुक लाइक. सो इसमें सबसे पहला जो है, पहला जो मेनू है, स्कोर का रिपोर्ट कार्ड है. तो ये स्कोर का रिपोर्ट कार्ड क्या है सर, ये हमारे डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट के स्कोर्स बोलते हैं. डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट के हम स्कोर्स देते हैं. हम एग्जैक्टली आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं सर, आप एक फाइनेंशियल क्लिनिक चला रहे हो, आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो, आपके पास में एक पेशेंट आता है. अभी तक आप पेशेंट को जो दवाई देते थे, आपका गट क्या बोल रहा है,
आपका पेशेंट आपको क्या बता रहा है, आपके मैन्युफैक्चरर्स आपको क्या बता रहे हैं, प्लस आपका फंड रिसर्च टूल के बेसिस पे कौन से पास के बेसिस पे अच्छे फंड है, ये स्टडी करके आप फंड या अपने पेशेंट को आप एक फाइनेंशियल की दवाई देते थे। हम एक सर डायग्नोसिस मशीन के वेंडर है, हम बोल रहे सर आप एक्सपीरियंस और गट के बेसिस पे तो अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज एक डायग्नोसिस मशीन भी लगाओ। ये डायग्नोसिस मशीन से एक रिपोर्ट निकलेगी जो आपके डिसीजन को वैलिडेट करने में हेल्प करेगा, जो आपके डिसीजन को वैलिडेट करने में हेल्प करेगा। अब आपने डायग्नोसिस मशीन तो लगा ली सर अपने ऑफिस में, अब डायग्नोसिस मशीन की रिपोर्ट कार्ड निकलती, राइट? वो रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर को पढ़ना आना चाहिए, वो रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर को पढ़ना आना चाहिए। तो डेटा साइंस का रिपोर्ट कार्ड है सर, ये पूरा जो फ्रेमवर्क बना है एडवाइजर के पर्सपेक्टिव से बना है, इसमें से कुछ भी चीज आप इन्वेस्टर से शेयर नहीं कर सकते। ये आपका इंटरनल फ्रेमवर्क और सिस्टम है, ये आपका इंटरनल डायग्नोसिस मशीन है, जिसका रिपोर्ट कार्ड आप ही ठीक से पढ़ सकते हो दवाई देने के पहले। तो ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के पहले जस्ट मैं एक छोटा सा स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा कि इसके स्कोर सिस्टम कैसे होते हैं। सो आज मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं कि स्कोर्स बनते कैसे हैं, उसके पीछे अंडरलाइंग रैशनल क्या है। मैं डायरेक्टली जस्ट अ मिनट सर, हाँ, मैं डायरेक्टली कवर कर रहा हूँ कि स्कोर्स का इंटरप्रिटेशन आप कर कैसे कर सकते हो, जो मैं डायरेक्टली कवर कर रहा हूँ कि स्कोर का इंटरप्रिटेशन आप कर कैसे कर सकते हो। सो हमारे डेटा साइंस में सिर्फ एक तीन स्कोर होता है, 0, 1 और 2। हमारे डेटा साइंस में एक तीन स्कोर होता है। जिन लोग ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन लोग नहीं जानते उसके लिए बता देता हूँ, इसको बेल कर्व थ्योरम बोला जाता है, इसको बेल कर्व थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब समझ लो, जीरो का मतलब ये होता है, जीरो का मतलब ये होता है कि 85% प्रोबेबिलिटी है। जीरो का मतलब ये होता है कि 85% प्रोबेबिलिटी तेजी की, 85% प्रोबेबिलिटी तेजी की, या दूसरी भाषा में लूं कि 85% प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क रिवॉर्ड सेटअप फेवरेबल हो गया टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। या मैं और सिंपल भाषा में बोलूं, 85% प्रोबेबिलिटी हो गई है कि बॉटम फॉर्मेशन सेटअप नियर बाई है, बॉटम फॉर्मेशन सेटअप, मार्केट का बॉटम फॉर्मेशन सेटअप नियर बाई है। अगर जीरो का अगर आपको स्कोर दिखता है तो 85% प्रोबेबिलिटी की बॉटम फॉर्मेशन सेटअप नियर बाई है। अगर वन का स्कोर है तो वन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 32% होती है, वन में जो प्रोबेबिलिटी 32, मतलब वन का बोलने का मतलब ये है कि 32% प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। 32% प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। अगर स्कोर 2 का होता है तो उसका मतलब ये होता है 5% प्रोबेबिलिटी फेवरेबल है टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। अभी 85, 32, 5 कहां से आया सर? ये बेल कर्व थ्योरम है, आप लोग गूगल करोगे तो ऑलरेडी आपको थ्योरम मिल जाएगा 1 और 2 का। जीरो जो होता है हर एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेट के हिसाब से अलग होता है, तो 85% ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेट के हिसाब से निकला है, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू बोलते हैं। ऐसे अराउंड से 20 मैट्रिक होते हैं प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे, और उसका हम 40 प्लस स्कोर निकालते हैं, उसका 40 प्लस स्कोर निकालते हैं। आपको हर एक स्कोर समझने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना भी समझ लियो तो मोर देन इनफ, अगर आप इतना भी समझ लियो तो मोर देन इनफ है। तो ये प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होते हैं सर? ये बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस को रिफ्लेक्ट करता है प्राइस टू अर्निंग, और एसेट एंड लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइस टू अर्निंग रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, प्राइस टू बुक वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस शीट के एसेट एंड लाइबिलिटी को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पीवी का 0, 1, 2 निकाल रहे हैं, जिससे आपको ये मालूम चलेगा मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 85% कब है, मार्केट में 1 मतलब 32%, मतलब मार्केट में 32% रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कब है, 32% की प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं सर, और 2 में 5% है। तो अब ये रट लीजिए, 0 85 है, 1 32 है और 2 5 है। सो 5%, 2 का मतलब 5% की रैली नहीं है सर, 2 का मतलब ये कि 5% की प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क रिवॉर्ड सेटअप फेवरेबल है टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। 5% की भी फेवरेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है, 5% की रैली नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड रैली। मैं जो भी बात करूंगा सर प्रोबेबिलिटी में बात करूंगा। क्यों प्रोबेबिलिटी में बात करूंगा? बिकॉज इन्वेस्टिंग एज एन एरिना में सर्टेनिटी नाम की चीज होती नहीं है, इन्वेस्टिंग एज एन एरिना में सर्टेनिटी नाम की चीज होती नहीं है, चाहे वो एफडी ही क्यों ना हो। एफडी में भी जो गारंटी होती है 5 लाख की होती है। तो जितना भी इन्वेस्टिंग का है, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल मार्केट हो, सर्टेनिटी नाम की कहीं चीज नहीं होती है, गारंटी नाम की कहीं चीज नहीं होती है। सब कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है। तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट को रिस्क रिवॉर्ड कैसे हमें आंकना है, डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट का रिस्क रिवॉर्ड कैसे हमें असेसमेंट करना है। जो हम असेसमेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में करेंगे। 0 का मतलब है सर 85, 1 का मतलब है 32, 2 का मतलब है 5। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी श्रिंक हो रही है, आप देख रहे होगे जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है
प्रोबेबिलिटी श्रिंक हो रही है। तो अब मैं डायरेक्टली चले जा रहा हूं सर कि अब 0 कैसे, तो 0 में सर 85% की तेजी है, सिंपल सा। एक में 32% की प्रोबेबिलिटी की तेजी की प्रोबेबिलिटी जो है 32% है। दो में 5% की प्रोबेबिलिटी की तेजी है, कि तेजी की जो प्रोबेबिलिटी है दो में 5% है। अब मैं ये सारी राम कहानी सर इसलिए आपको बता रहा था, ये सारा चीज हम इसलिए सीख रहे थे कि सबसे पहले अगर आपके पास से पैसा आता है तो या आप पहले ये नहीं सोचते कौन से मुझे फंड में आना है, कौन से एएमसी में आना है। सबसे पहले आप ये सोचते हो पैसा किस तरीके से लेके आना है, और सेकंड आप ये सोचते हो कौन सी कैटेगरी में आना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम के थ्रू कि अभी आपका गट क्या बोल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, उसको हम रिप्लेस करेंगे फ्रेमवर्क और सिस्टम से, उसको हम रिप्लेस करेंगे फ्रेमवर्क और सिस्टम से। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है सर, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी, अब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, 0 से 1 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। तो 1 में अगर सर, 1 में सिंपल सी बात बताओ, 1 में अगर 32% प्रोबेबिलिटी है, अगर 1 में 32% प्रोबेबिलिटी है, तो 1.36 में 32% प्रोबेबिलिटी से ज्यादा होगा कम होगा सर? जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी कम हो रही, राइट? 32 से ज्यादा होगी कम होगा सर? 32 से ज्यादा होगा सर, प्रोबेबिलिटी कम होगा। ज्यादा सर सब होगा, म्यूट में है क्या? तो फिर मैं मैच कंटिन्यू करता हूँ। सब म्यूट में है क्या दादा? ज्यादा होगा। अगर सर नंबर बढ़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, राइट? तो 1 में अगर 32 है तो 1.36 में 32 से प्रोबेबिलिटी कम होगी। आप 1 में तो 32 है, 2 में हो तो 5%। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। क्लियर है क्या दादा ये? जीरो, जीरो में कितनी प्रोबेबिलिटी है दादा? जीरो में कितनी है? जीरो में कितनी है? जीरो में 85 है, ठीक है? जीरो में 85 है, जो में जीरो में 85। 85 है। 1 में 32 है, 1 में कितनी प्रोबेबिलिटी? 1 में आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है सर? 32। 32। 32 है, राइट। 1 में जो प्रोबेबिलिटी आपकी 32%, 2 में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 5%। 5%। 5। 2 में 5% प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत ये बढ़िया सर। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है। तो हम सिंपली पुट, हम अभी ये समझेंगे कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी वाइज आप सबसे पहले लमसम डिसीजन लेना है। एक सेकेंड सर, हाँ। मेरी स्क्रीन क्रॉस हो गई है क्या दादा? एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो सिंपल सर, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है सर, जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता मैं उनको हटा देता हूँ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। अगर दोनों रेशियो अगर एक के आसपास है, दोनों अगर रेशियो एक के आसपास है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बच रही है मार्केट में? 32% बच रही, राइट? अगर दोनों रेशियो एक के आसपास है तो प्रोबेबिलिटी जो बच रही है 32% बच रही है। आप जो भी पैसा लेके आओगे दादा एसटीपी रूट से लेके आओगे, आप जो भी पैसा लेके आओगे एसटीपी रूट से लेके आओगे। अगर दोनों में से अगर एक भी जीरो हो जाता है, दोनों में से अगर एक भी जीरो हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी फेवरेबल हो रही है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी फेवरेबल हो रही है। आप तभी भी पैसा मोटा मोटा लमसम डाल सकते हो, आप पैसा मोटा मोटा तभी भी लमसम डाल सकते हो। कितना लमसम डालना है, कहां डालना है, वो बाद में आएंगे। पहले हम ये समझ रहे हैं कब लमसम डालना है, कब एसटीपी करनी है, और एसटीपी करनी तो कब एसटीपी को बंद करनी है। अभी तक ये पूरा डिसीजन राम भरोसे होता था कि 6 महीने की एसटीपी लगा दी तो 6 महीने ही लगेगी एसटीपी, 9 महीने की एसटीपी लगा दी 9 महीने लगेगी एसटीपी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बस उसके पीछे हमारा गट था कि हमें मार्केट महंगा लग रहा था, हमने 6 महीने की लगा दी, किसी ने 9 महीने की लगा दी, किसी ने 3 महीने की लगा दी। अगर मैं एज इन्वेस्टर लॉजिक पूछू तो किसी को लॉजिक नहीं था बताने का, बस यही था कि हमें लग रहा है कि मार्केट महंगा है, इसके अलावा कुछ नहीं था बोलने के लिए। अब वो 9 महीने में जो भी एवरेजिंग आती है वो भगवान भरोसे आती है। तो आज हम इसको कोशिश कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे समझना है कि रमसम कैसे आना है, एसटीपी कैसे आना है। सर सिंपल सा एक चीज समझना, सिंपल सा एक चीज समझो। मान लो कोई कैसीनो है जहां पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी 85% है। मान लो कोई कैसीनो है जहां पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी 85% है। आप मेरा पैसा एक साथ डालोगे कि सोच समझ के डालोगे सर? एक ऐसा कैसीनो जहां पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी 85% है, एक साथ डालोगे सोच समझ के डालोगे? एक साथ। एक साथ डालोगे, राइट? एक ऐसा कैसीनो जहां पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी मान लो 32% है, कलकत्ता में तो नहीं, मान लो गोवा में एक ऐसा कैसीनो है जहां पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी 32% है। अगर मैं एज अ फ्रेंड आपको 10 लाख रुपए देता हूं, अगर मैं एज अ फ्रेंड आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप मेरा पैसा एक साथ डालोगे कि सोच समझ के डालोगे सर? 32% प्रोबेबिलिटी है पैसे बनाने की, एसटीपी। सोच समझ के डालोगे, राइट? और 5% में क्या करोगे दादा? 5% की प्रोबेबिलिटी है पैसे बनाने की, और सोच समझ के डालोगे, राइट? बहुत ही कॉशियस होकर डालोगे भी तो हेलो वैसे सर, एसटीपी में कितना मंथली ना वीकली? तो वीकली एसटीपी करोगे दादा, 30 महीने की करोगे। मैं आप पहले ही पूछ लीजिए, इसका लॉजिक में बाद में समझाता।
अभी आप पहले ही पूछ रहे थे, पहले आंसर देता हूँ, 30 महीने की करोगे और वीकली करोगे, बट 30 महीने के पूरा एसटीपी चलाओगे नहीं। जब मार्केट में स्कोर फेवरेबल होंगे तो आप एसटीपी रोकोगे और इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दोगे। सो आपने आगे का क्वेश्चन पूछ लिया, पहले ये कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझ लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली चले जाते हैं प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी की तरफ। तो ज्यादा सिंपल सी बात है, दोनों अगर एक की तरफ है तो 32% प्रोबेबिलिटी है आप एसटीपी करोगे। दोनों में से अगर एक भी जीरो हो गया तो प्रोबेबिलिटी आपकी फेवरेबल हो गई है। दोनों जीरो हो गया है तो ज्यादा ये ऐसा समय कि बाय इक्विटी फ्रॉम बोथ द हैंड, बाय इक्विटी फ्रॉम बोथ द हैंड। अगर दोनों 1.5 के आसपास आ गए मतलब इनफैक्ट वहां पे कॉशियस हो जाना है आपको, और दोनों 1 के आसपास है मतलब एसटीपी स्टार्ट करनी है। अभी आप बताओ दादा, एसटीपी स्टार्ट करोगी लमसम करोगे? 1 और 1 है, 1 और 1 के आसपास है, लमसम करेंगे एसटीपी करेंगे? लमसम करेंगे एसटीपी करेंगे दादा? जनवरी 2004 एसटीपी एसटीपी 1.36 1.45 एसटीपी करेंगे, राइट? अब सेकंड क्वेश्चन आता है कितने महीने की एसटीपी करेंगे? 30 महीने की एसटीपी आप बाय डिफॉल्ट रजिस्टर करोगे, बट 30 महीने के लिए एसटीपी चलाओगे नहीं आप, 30 महीने के लिए रजिस्टर करोगे, वेट करोगे जीरो का। अब मई 2004 में जीरो आ गया, ये माइनस मतलब जीरो ही होता है, ठीक है, माइनस मतलब जीरो ही होता है, बट ये जीरो नहीं है, 0.51 है, ये जीरो नहीं है, ये 0.51 है, जीरो नहीं है, बट ये जीरो है, माइनस मतलब जीरो ही होता है। अब यहां पे आप एसटीपी बंद करोगे और इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है क्या दादा? यहां पे आप एसटीपी बंद करोगे, इक्विटी मार्केट कन्वर्ट कर दोगे, पूरी 30 महीने की एसटीपी नहीं चलाओगे। अगर मान लो आपने यहाँ पे नहीं भी कन्वर्ट कर पाया और आशीष जी आपका स्क्रीन स्क्रीन ये हो रहा है, स्क्रीन नहीं देख रहा है, एक ही स्क्रीन खड़ा है। एक सेकंड दादा, एक सेकंड, सुबह से एक ही स्क्रीन चल रहा है सर। एक सेकंड। दिख रहा है क्या दादा? मेरा एक्सेल शीट दिख रहा है? है, दिख रहा दिख है। रहा है ना? यस हाँ यस। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। अभी अभी से शुरू हुआ। ठीक है। हाँ तो अभी दिख रहा है। जनवरी 2004 दादा आप एसटीपी करोगे, कोई आपको 25 लाख रुपए दे रहा है तो 30 महीने की उसकी वीकली बेसिस पे एसटीपी करोगे, बट मई 2004 में वो सारी एसटीपी आप बंद करोगे, इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दोगे। अब मान लो कोई फ्रेश इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है, कोई फ्रेश इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है 25 लाख रुपए मई 2004 में, लमसम डालोगे एसटीपी करोगे? मई 2004 में कोई फ्रेश 25 लाख दे रहा है, आपके पास तो पैसा हर महीने किसी ना किसी दिन आता रहेगा, राइट? तो स्कोर के हिसाब से मेरे को बताओ, लमसम डालोगे एसटीपी करोगे दादा? लमसम। लमसम डालेंगे, राइट? अब मान लो पुरानी एसटीपी आप नहीं क्लोज कर पाए मई 2004 में और मार्केट 1400 का 26 हो जाता, मार्केट 1400 का 26 हो जाता है। अगर आप लोग टीवी चालू करोगे या अगर कोई फंड मैनेजर कॉन कॉल अटेंड करोगे तो मोस्ट ऑफ द टीवी वाले फंड मैनेजर क्या बोलेंगे? मार्केट 1 साल के अंदर डबल हो गया है, मार्केट में थोड़ा कॉशियस हो जाओ, मार्केट 1 साल के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मार्केट में कॉशियस हो जाओ, ये इस टाइप का कमेंट्री आप सुनोगे। बट अब मुझे सिस्टम को देख के बताओ, लमसम डालोगे एसटीपी डालोगे दादा? लमसम डालोगे तभी भी एक जीरो है, 0.0 का मतलब जीरो ही होता है, लमसम 0.0 का मतलब भी जीरो ही होता है। लमसम डालोगे एसटीपी डालोगे दादा? दूसरा एक लमसम छोड़ देते हैं, दोनों में से अगर एक भी जीरो है तो लमसम डालना है। कितना लमसम डालो बाद में आएंगे। अगर दोनों जीरो है तो सर फिर तो घर बार बेच के लमसम डालना है, घर बार बेच के लमसम डालना है। अगर दोनों जीरो, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो फिर तो घर बार बेच के लमसम डालेंगे, एसटीपी डालेंगे दादा सितंबर 2005? लमसम लमसम डालेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1400 का मार्केट 2600 हो गया 1 साल के अंदर तो मार्केट डबल हो गया तो मार्केट महंगा हो गया। बोलने का मतलब ये है कि मार्केट बस भ्रम पैदा कर रहा है अलग अलग लेवल दिखा के, बट दोनों की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, दोनों की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो सेम है, दोनों की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेम है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में तो बहुत बढ़िया दादा। डायरेक्टली मैं एक काम करता हूँ, 2007 में आ जाता हूँ और ये फिर आगे हम बढ़ जाते हैं यहाँ से। मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे, मुझे यहाँ पे क्या करोगे बताओ? लमसम सितंबर 2007 लमसम डालोगे एसटीपी डालोगे दादा? एसटीपी दोनों एक के ऊपर है, राइट? क्या डालेंगे? एसटीपी डालेंगे। अब यहां पे देखो स्कोर लमसम जीरो आने की बजाय, या यहाँ एसटीपी आपका यहां से स्टार्ट हो गया था एक्चुअली, अगर एसटीपी देखोगे तो आपका यहां से स्टार्ट हो गया था। जुलाई 2007 में एसटीपी करोगे, अब स्कोर जीरो आने की बजाय 2 आ गया, दोनों स्कोर 2 के ऊपर आ गया, मतलब 5% की प्रोबेबिलिटी बची, मतलब 5% की ही प्रोबेबिलिटी बची है। अब यहां पे भी एसटीपी रोकोगे, बट इक्विटी मार्केट में जाने के बजाय डेट मार्केट में चले जाओगे। जो एडवाइजर डेट मार्केट में जा सकते हैं अक्टूबर 2007 में, वो इक्विटी मार्केट में रोकेंगे अपनी सारी एसटीपी और डेट मार्केट में चले जाएंगे। जो एडवाइजर बोलते नहीं आशीष हम तो 10 साल के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से पैसा लेके आते हैं, गोल्ड प्लानिंग के हिसाब से पैसा लेके आते हैं, या गुजरात में
कई एडवाइजर बोलते हैं हम डेट मार्केट में जाते ही नहीं है। क्यों डेट मार्केट में नहीं जाते हैं? क्योंकि वहां ट्रेल ही नहीं मिलता है। तो जो एडवाइजर ये बोलते हैं 10 साल के हिसाब से अगर पैसा लेके आ रहे हो तो हम डेट मार्केट में क्यों जाए, वो एसटीपी को कंटिन्यू रखेंगे, वो एसटीपी को कंटिन्यू रखेंगे। कब तक वो एसटीपी को कंटिन्यू रखेंगे? 30 महीने की एसटीपी रजिस्ट्रेशन करेंगे और जीरो का वेट करेंगे। अक्टूबर 2008 देखो, ये माइनस का मतलब होता है जीरो, माइनस का मतलब होता है जीरो। ये सितंबर 2008 में जीरो नहीं है, ये 0.35 है, जीरो नहीं है, 0.35 है, और ये 0.26 है। बट अक्टूबर 2008 एग्जैक्ट देखोगे दोनों जीरो आ गया। यहाँ पे सब सारी एसटीपी बंद करोगे और इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दोगे। राम तो राम इसको नहीं मालूम है अक्टूबर 2007 में कि अक्टूबर 2008 में क्या होना है। ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है सर कि क्या होने वाला है। बस ये आपको ये बता रहा है अक्टूबर 2007 में अगर आप पैसा लेके आ रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो आपको पैसा एसटीपी रूट से लेके जाना चाहिए। क्या इवेंट होने वाला है, क्या न्यूज होने वाला है, ये फोरकास्ट नहीं करता है। क्या ट्रिगर आने वाला है, ये फोरकास्ट नहीं करता। ये बस आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर अनफेवरेबल है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर फेवरेबल है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है। दादा म्यूट करना, हाँ दादा म्यूट कर लेना। तो सिमिलरली यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं सेम चीज 2013 में हूं, सेम चीज 2013 में आ जाऊं, अगर मैं सेम चीज 2013 में आ जाऊं, सेम चीज 2013, तो अगर आप देखोगे अगस्त 2013 दोनों मार्केट का स्कोर डबल जीरो हो गया है। सेम 3 साल पहले 5400 की निफ्टी, सेम 3 साल पहले 5400 की निफ्टी, दोनों स्कोर दो था, दोनों स्कोर दो था। सेम 5400 की निफ्टी, दोनों स्कोर जीरो है। सो दैट इज अ ब्यूटी सर। हमको मार्केट के लेवल्स को देख के कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये इंडस्ट्री का पहला पोर्टल है जहां पे आपको एनईवी का लेवल और मार्केट का लेवल नहीं दिखता है, क्योंकि मार्केट का लेवल और एनईवी का लेवल देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको कोई मिला के क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी हाई है, राइट? ऑलमोस्ट 85% प्रोबेबिलिटी है। सिंपल सा ज्यादा समझना एक चीज को, हेड या टेल में, हेड या टेल में अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 85% है, हेड या टेल में अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो 85% है, आप हेड में लगाओगे पैसा कि टेल में लगाओगे पैसा? हेड में लगाओगे कि टेल में लगाओगे ज्यादा पैसा? हेड में लगाओगे तो पैसा है ना। तो सिमिलरली आप देख रहे हो यार डबल जीरो है, 85% प्रोबेबिलिटी है। आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में डाल दो, आपको लेवल से कोई मतलब नहीं है। सेम लेवल में, क्योंकि 3 साल पहले दोनों स्कोर दो का था, सेम लेवल है, दोनों स्कोर आपका जीरो है। अब इसको अगस्त 2013 में नहीं मालूम है कि मोदी जी इलेक्ट होने वाले 2014 में। तो जो भी ये बोलते हैं कि 2014 से मोदी जी की रैली थी, इसको नहीं मालूम है कि मोदी जी इलेक्ट होने वाले। इनफैक्ट अगस्त 2013 में तो उनका नाम भी नॉमिनेट नहीं हुआ था। सो ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है क्या होने वाला है, ये बस आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहा है। सो सिमिलरली अगस्त 2013 के बाद में अगर मैं यहां पे आ जाऊं 2020 तो नो ब्रेनर है दादा, 2020 में तो जीरो मिले ही होगा। अक्टूबर 2020 में क्या करोगे ये बताओ मुझे, अक्टूबर 2020 में क्या करोगे? अक्टूबर 2020 में क्या करेंगे? डेट पे चले जाएंगे। हाँ, तो कायदे से एक भी अगर जीरो है तो आप इक्विटी मार्केट में जा सकते हो। भले दूसरा 3 है और एक जीरो है, तभी भी आप इक्विटी मार्केट में, जीरो का मतलब होता है 0.0, हाँ ये ध्यान रखना, 0.0 जीरो का मतलब होता है, तभी भी आप इक्विटी मार्केट में जा सकते हो। तो ऐसा भी इवेंट आ सकता है जहां पे एक स्कोर एक्सट्रीम दिखा रहा हो, दूसरा स्कोर एक्सट्रीम दिखा रहा हो। अब ऐसा कैसे है कि P3 का दिखा रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू जीरो का दिखा रहा है? ऐसे एक्सट्रीम केस इसलिए हुआ है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया बंद है, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी की पूरी दुनिया बंद है। एक सिंपल सा समझना, मान लो एक एसबीआई की ब्रांच है आपकी सोसाइटी में, एक एसबीआई की ब्रांच है आपकी सोसाइटी में, वो 6 महीने से बंद है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, वो 6 महीने से बंद है लॉकडाउन के कारण। तो उसकी अर्निंग आ रही होगी कि ज्यादा, 6 महीने से बंद ही है ब्रांच, तो उसकी अर्निंग आ रही होगी, अर्निंग कुछ भी नहीं आ रही होगी, 6 महीने से बंद है ब्रांच, 6 महीने से बंद है ब्रांच, अर्निंग नहीं आ रही है उसकी। तो क्या हो गया, उसका अर्निंग गिर गया, तो क्या हो गया, उसका प्राइस टू अर्निंग बढ़ गया है, प्राइस टू अर्निंग बढ़ गया तो उसका स्कोर बढ़ गया है। बट मान लो 25 साल से वो ब्रांच आपकी सोसाइटी में जो ऑपरेट कर रही है, 25 साल से वो ब्रांच आपकी सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है, उसका बुक वैल्यू तो है, राइट? बुक वैल्यू तो है उसका, तो बुक वैल्यू क्या शो कर रहा है? जीरो शो कर रहा है, बट प्राइस टू अर्निंग शो कर रहा है 3। ये आर्टिफिशियली हो गया प्राइस टू अर्निंग, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया बंद है तो अर्निंग ही नहीं आ रही है, अर्निंग ही नहीं आ रही, तो आर्टिफिशियली क्या हो गया, आपका पी बढ़ गया। तभी भी आप सर लमसम लोगे, आप कॉशियस जो हो गए मोटा मोटा मई 2021 से आप कॉशियस हो गए। कहां से कॉशियस हो गए? मई 2021 से कॉशियस हो गए। दोनों स्कोर एक का आ गया है। कितने महीने की एसटीपी करोगे? 30 महीने की एसटीपी करोगे। अब एसटीपी कब रोकना है किसी को मालूम नहीं है। जून 2022 आपका क्या हो गया, जीरो आ गया, सारी एसटीपी रोकोगे, इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दोगे। इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं कि 15,500 के लेवल में आपको एसटीपी करने बोल रहा है, और सेम 15,700 के लेवल बोल रहा है कि एसटीपी बंद कर दो, इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 15,500 सस्ता है और 15,700 महंगा है। 15,700 सस्ता हो सकता है और 15,500 महंगा हो सकता है। एक 15,500 मार्जिन सेफ्टी नहीं है और एक 15,700 मार्जिन सेफ्टी है।
तो इस तरीके से सर आपको मार्केट का लेवल नहीं देखना है, आपको कब लमसम जाना है, एसटीपी आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपने मार्केट की रैली में एसटीपी कर दिया, अगर आपने मार्केट की रैली में एसटीपी कर दिया, तो मालूम चलेगा आपको रैली आधा मिल रही है और गिरावट में आप पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्यों रैली आधा मिल रही है? क्योंकि आप एसटीपी लगाए हो। आप एसटीपी लगाए हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो रैली मिल रही है आधी मिल रही है, बट गिरावट जो मिल रही है पूरी मिल रही है। क्यों गिरावट पूरी मिल रही है? क्योंकि एसटीपी मोस्ट ऑफ द टाइम एसटीपी बंद होती है, मार्केट वहीं से गिरता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये नहीं है कौन से फंड में आना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरा ये होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से पैसा लेके आना है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, अभी मैं जल्दी आ रहा हूं, वो होता है अब मान लो आपने 15,700 में भी नहीं कन्वर्ट कर पाया एसटीपी को, और नवंबर 2020, अगर मैं नवंबर 2020 में आ जाऊं, 2023 में आ जाऊं, अगर आपने 15,700 भी नहीं कर पाया और मार्केट 20,000 आ गया, एसटीपी तभी भी कन्वर्ट करोगे दादा, तभी भी आप देखो स्कोर क्या है, जीरो है, तभी भी स्कोर क्या है आपका, जीरो है 2023 में। किसी ने एसटीपी यहां पे भी कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद भी आज वो डबल डिजिट रिटर्न में बैठा हुआ है, अगर आज भी डबल डिजिट रिटर्न। तो दादा सबसे पहली बात यह है कि आपको एसटीपी कहां कन्वर्ट करनी है? इक्विटी में करनी है। इक्विटी में आप सेकंड चीज आती है मुझे कौन सी कैटेगरी बेचना है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड बेचोगे दादा कि हाइब्रिड बेचोगे? नवंबर 2023 सबसे ज्यादा बैफॉर्मैथ यही लॉन्च हो रहे थे, सबसे ज्यादा बैलेंस एडवांटेज फंड यही लॉन्च हो रहे थे। हाइब्रिड बेचोगे कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी बेचोगे? नवंबर 2023 की बात हाइब्रिड। करो। पहली बात तो लमसम बेचोगे, लमसम में क्या बेचेंगे? हाइब्रिड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी बेचेंगे। क्लियर है क्या दादा? डाइवर्सिफाइड इक्विटी। डाइवर्सिफाइड इक्विटी, अगर दोनों एक का स्कोर है, अगर एसटीपी नहीं करना चाहते हो, दोनों एक का स्कोर है, एसटीपी नहीं करना चाहते हो, तो हाइब्रिड बेच सकते हो। बट दोनों में से भी एक भी स्कोर जो है एक के आसपास नहीं है, दोनों स्कोर जीरो के पास में और एक स्कोर तो जीरो है, तो हाइब्रिड ही बेचोगे, डाइवर्सिफाइड इक्विटी बेचोगे। तो इंडस्ट्री का दादा ये पहला कैटेगरी असेसमेंट टूल है जो आपको ये बताता है कि इक्विटी बेचना है कि नहीं बेचना है, डेट बेचना है कि नहीं बेचना है। अगर इक्विटी बेचना है तो इक्विटी कौन सी कैटेगरी बेचनी है, अगर इक्विटी कैटेगरी बेचनी है तो उसमें लमसम जाना है कि एसटीपी जाना है, डेट बेचना है तो डेट की कौन सी कैटेगरी बेचनी है। तो इंडस्ट्री का पहला ये टूल है जो दवाई के अंदर का मॉलिक्यूल बताता है, जो दवाई के अंदर का मॉलिक्यूल बताता है। ब्रांड, आपको रैनबैक्सी पसंद है, सिप्ला पसंद है, सनफार्मा पसंद है, आप डॉक्टर हो, अपने हिसाब से आप ब्रांड कोई भी दे सकते हो, बट दवाई के अंदर का सॉल्ट, दवाई के अंदर का जो सॉल्ट है या दवाई के अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो काम करना चाहिए, वो ये प्लेटफॉर्म आपको बताता है। तो अब एचडीएफसी बेचना है कि बिरला बेचना है कि एसबीआई बेचना है सर, वो आपको अच्छे से मालूम है, बट वो बेचने के पहले कौन सी कैटेगरी मुझे बेचनी है और वो कैटेगरी बेचने के पहले मुझे पैसा किस तरीके से लेके आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवाइजर के लिए। यहीं से एडवाइजर अल्फा निकलता है। फंड सिलेक्शन से भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, फंड सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट फंड सिलेक्शन से फंड मैनेजर का अल्फा निकलता है, फंड सिलेक्शन से फंड मैनेजर अल्फा निकलता है, एडवाइजर अल्फा इस तरीके से निकलता है किस तरीके से पैसा लेके जा रहे हो, किस समय कौन सी कैटेगरी में पैसा रख रहे हो, या किस समय कौन सी कैटेगरी में पैसे से आप अंडरवेट हो रहे हो। अंडरवेट का मतलब किस समय कौन सी कैटेगरी से पैसा आप निकाल रहे हो। तो अब यहां पे मैं ये एक्सेल बंद कर रहा हूं दादा, मैं डायरेक्टली प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूं। तो पहला जो होता है वो स्कोर का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट के स्कोर को बताता है प्रोबेबिलिटी टर्म्स में, जो डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट के स्कोर को बताता है प्रोबेबिलिटी टर्म्स में। तो पहला है डेली मार्केट स्कोर। तो हमारे में दो प्रकार के स्कोर आते हैं, एक डेली आता है और एक मंथली आता है। जिसका वैल्यूएशन इनपुट डेली आता है उसका स्कोर डेली निकलता है, जिसका वैल्यूएशन इनपुट मंथली आता है उसका आपका स्कोर मंथली निकलता है। तो निफ्टी 500 के ऐसे बहुत से मैट्रिक्स हैं जो मंथली आते हैं, जैसे कि बैंक का लोन ग्रोथ हो गया, कैपेक्स साइकिल हो गया, कैपेक्स का साइकिल क्या है, अर्निंग का साइकिल क्या है, ईपीएस क्या है, आरओई क्या है, ये सब मंथली आता है डेटा। जो भी मंथली आता है डेटा उसके हिसाब से फिर मंथली स्कोर निकलता है। तो अभी हम पहले जा रहे हैं डेली मार्केट स्कोर में, जहां पे डेटा डेली आता है प्राइस ट्रेंडिंग और प्राइस टू बुक वैल्यू का। तो अगर मैं डेली मार्केट स्कोर में जाऊं, अगर मैं डेली मार्केट स्कोर में जाऊं तो 24 मार्च का जो स्कोर है, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ नीचे में सब कुछ, ये निफ्टी 100 का भी स्कोर देख रहे हैं, नीचे में जो भी अभी समझाया हूँ, अभी पिछले 20-25 मिनट में जो भी मैंने समझाया है, नीचे में सारा ही प्रोबेबिलिटी वाइज आपको गाइड बुक दी हुई है। नीचे में सारा प्रोबेबिलिटी वाइज गाइड बुक दी कि नियर 1 क्या प्रोबेबिलिटी 32%, नियर 1.5 क्या प्रोबेबिलिटी है 15%। तो ये पूरा गाइड बुक दिया हुआ और एक्शन क्या लेना ये भी आपको दिया हुआ है। तो अभी हम पहले निफ्टी 100 का देख रहे हैं। निफ्टी 100 का 24 अप्रैल का जो स्कोर है 0.15 है, और दूसरा स्कोर माइनस माइनस का मतलब एक स्कोर तो जीरो है और दूसरा स्कोर 0.15 है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के पास है बट जीरो नहीं है, जीरो के पास में जीरो नहीं है। तो ये स्कोर तभी भी है, तो कुल मिला के आपके डार्क ग्रीन, अगर दोनों डार्क ग्रीन है तो मार्केट में बॉटम सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 75% होती है। अगर दोनों डार्क ग्रीन है, अगर बोथ स्कोर डार्क ग्रीन है तो 75% होती है। अगर दोनों जीरो है तो 85% प्रोबेबिलिटी होती है। अगर दोनों अगर जीरो है
तो 85% की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये आप देखोगे तो मार्केट में ऐसा नहीं कि कल गिरावट नहीं आ सकती या परसों गिरावट नहीं आ सकती या अगले हफ्ते गिरावट नहीं आ सकती, गिरावट एकदम आ सकती है। बट आप जीरो के पास में हो कि एक के पास में हो, मार्केट में कुल मिला के ये बोल रहा है अगर मार्केट में डाउन साइड भी है तो डाउन साइड जो है लिमिटेड, अगर मार्केट में डाउन साइड भी अगर वो है तो डाउन साइड लिमिटेड है। गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये नहीं बता रहा है, अगर गिरेगा भी मार्केट तो मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड है क्योंकि आप जीरो के पास हो। अगर मैं वही चीज अप्रैल के स्टार्टिंग में चले जाता हूं, वही चीज अप्रैल के अगर मैं स्टार्टिंग में चले जाता हूं, अप्रैल 2026, अप्रैल 2026, तो आपका स्कोर क्या था? 1 अप्रैल को स्कोर क्या है? माइनस माइनस। दोनों जीरो है, राइट। तो कुल मिला के मार्च से हम डबल जीरो में घुसे थे, मार्च 2026 में हम डबल जीरो में घुसे थे। और कौन सी तारीख से हम डबल जीरो में घुसे थे? एग्जैक्टली 23 मार्च से हम दोनों स्कोर में डबल जीरो में घुस गए थे। 23 मार्च को हम दोनों स्कोर में डबल जीरो में घुस गए थे। मतलब यहाँ पे 85% प्रोबेबिलिटी हो गई है फॉर अ बॉटम फॉर्मेशन सेटअप। इस समय मार्केट जो चल रहा था मोटा मोटा, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, 22,300 22,400 चल रहा था, 22,300 22,400 चल रहा था। ये आप बताना, आपको यहाँ से 23 मार्च से बताना चालू कर दिया था कि आपको अब सब बेच बाच के इक्विटी मार्केट में डालना है, और किस तरीके से डालना है, लमसम डालना है। आगे बढ़ू ज्यादा क्लियर, 23 मार्च से आपको ये एकदम इंडिकेशन देना चालू हुआ और आपको जो मौका मिला वो मौका मिला अप्रैल 2026 में। कहां तक मौका मिला? डबल जीरो कहां तक आपको दिखाया है? डबल जीरो ऑलमोस्ट आपको 6 अप्रैल तक डबल जीरो दिखाया है, ऑलमोस्ट 6 अप्रैल तक डबल जीरो दिखाया है। 8 अप्रैल से डबल जीरो हट गया, 8 अप्रैल से अगर आप देखोगे डबल जीरो हट गया है। और आज भी डबल डार्क ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि 75% प्रोबेबिलिटी है, बट 85% प्रोबेबिलिटी वाला समय निकल गया है। 85% की प्रोबेबिलिटी वाला समय 3 तारीख को खत्म हो गया था, मोटा मोटा 3 तारीख को खत्म हो गया था। ये हो गया दादा आपका ब्रॉडर मार्केट का स्कोर, जिसको हम कोर स्कोर बोलते हैं, ब्रॉडर मार्केट। इसी के नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, सिग्नल लिखा हुआ है, और मोटा मोटा क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, पैसा अगर आ रहा है तो दोनों चीज लिखी हुई है। ठीक है, डबल जीरो होता है हाई कन्विक्शन बॉटम फॉर्मेशन सेटअप, वैसे आपका वन लेवल 1 का वो भी लिखा हुआ है कि अगर नियर 1 जा रहे हो तो क्या है, नियर 1.5 जा रहे हो तो क्या है, ये दोनों चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। अब वैसे ही आया था दूसरा मिड एंड स्मॉल कैप स्कोर में, मिड एंड स्मॉल कैप स्कोर में। तो पहला तो हो गया मार्केट में मुझे लमसम लेके जाना है। ठीक है, कब से वो लमसम लेके जाना है? 23 मार्च से। तो सब कुछ बेच बाच के लेके लेके लमसम लेके जाना है। आज भी लमसम लेके आप जा सकते हो मार्केट में, बट पूरा लेके लमसम लेके नहीं आओगे, मोटा मोटा 70% आप लमसम लेके आओगे। आज भी लमसम लेके जा सकते हो, बट मोटा मोटा आप 70% आप मोटा मोटा आप लमसम लेके जाओगे। वैसे सिमिलरली आपका मिड एंड स्मॉल कैप की बात करूं तो मिड एंड स्मॉल कैप का जो स्कोर है 24 अप्रैल का, वो 0.37 है और 0.68 है। ना जीरो के पास में ना एक के पास में, दोनों स्कोर जो है 0.5 के आसपास में, दोनों स्कोर। मतलब ना मिड एंड स्मॉल कैप सस्ता है ना मिड एंड स्मॉल कैप महंगा है, कहीं ना कहीं एकदम बीच में, कहीं ना कहीं एकदम फेयरली वैल्यूड है, ना महंगा है ना सस्ता है। तो यहाँ पे टोटली ह्यूमन जजमेंट काम आता है। ह्यूमन जजमेंट मतलब एडवाइजर का जजमेंट काम आता है कि इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है। अभी तक हम इन्वेस्टर के प्रोफाइल को इंटीग्रेट नहीं किया सर यहाँ पे। अभी हम बस ये समझ रहे हैं डिफरेंट मार्केट के सेगमेंट में कितना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है या कितना रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है। तो ना ये जीरो के पास में, मतलब ना 85% के पास में, ना 1 के पास में, ना 32% के पास में, कहीं ना कहीं ये बीच में। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्वेस्टर का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मेरा जैसे इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है, अगर मेरा जैसा इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है, तो शायद आप मेरा पैसा मिड स्मॉल कैप में डाल सकते हो। बट अगर वही दादा थोड़ा सा म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना, अपूर्वा सर म्यूट करना प्लीज। सो मेरा, अगर मेरे जैसे इन्वेस्टर का पैसा दे रहा है, शायद आप मेरे पैसे मिड स्मॉल कैप में डाल सकते हो। शायद मेरी मम्मी मदर आके मेरी अगर पैसा देगी तो शायद उनको मिड स्मॉल कैप में नहीं डालोगे। सो इट टोटली डिपेंड करता है, जब स्कोर अगर फेवरेबल नहीं होता, बीच में रहता है, टोटली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के लिए आपको क्या करना है। मतलब आप इन्वेस्टर की प्रोफाइलिंग आप करोगे सर, इन्वेस्टर की प्रोफाइलिंग हम नहीं करते। हम आपके लिए क्या करके दे रहे हैं, एसेट क्लास और कैटेगरी की प्रोफाइलिंग करके दे रहे हैं। ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए। हम जो करके दे रहे हैं एसेट क्लास और कैटेगरी की प्रोफाइलिंग करके दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री का पहला टूल है। इन्वेस्टर की प्रोफाइलिंग कैसे करनी है वो आप लोग अच्छे से जानते हो सर, तो वो मैं समझा रही हूं। तो अगेन अगर आप सेम चीज मिड स्मॉल कैप को देखोगे कब फेवरेबल था, तो वही अगर मैं मार्च 2026 की बात करूं, मार्च 2026 की बात करूं, तो एग्जैक्ट 23 मार्च को आप देख रहे हो डबल टारगेट है, एग्जैक्ट 23 मार्च को। एक स्कोर जीरो हो गया, दूसरा स्कोर ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ गया, 0.25। तो अगर ये स्कोर 23 मार्च को मिला है, 30 मार्च को मिला है, 31 मार्च को मिला है हमको, अगर ये स्कोर है तो क्या बोल रहा है, अगर एक भी स्कोर जीरो के आसपास है तो 50% पैसा। पहले तो कोर्स स्कोर आपको ये मालूम चल गया लमसम डालना है। पहले तो कोर्स स्कोर मतलब पहला जो स्कोर देखे थे उससे तो ये मालूम चल गया लमसम डालना है। अब दूसरा मिडिल स्मॉल कैप में जाना है कि नहीं जाना है, अगर एक भी स्कोर 0.0 हो जाता है तो 50% एलोकेशन मिडिल स्मॉल
स्मॉल कैप में कर सकते हो, 50% एलोकेशन मिड स्मॉल कैप में कर सकते हो। अगर दोनों डार्क ग्रीन हो जाता है तो 75% कर सकते हो। अगर दोनों जीरो हो जाता है, मिड स्मॉल कैप का भी बहुत टाइम ऐसा स्कोर आता है कि दोनों जीरो हो गया है, मिड स्मॉल कैप का ऐसा स्कोर बहुत टाइम आता है कि दोनों जीरो हो गया, तो अब 100, पहली बात तो लमसम लेके आना है और 100% एलोकेशन आप मिड स्मॉल कैप में कर सकते हो। ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी, 100% एलोकेशन मिड स्मॉल कैप में कर सकते हो। कहां से एलेट होना है? अगेन नियर 1 आएगा तो रिस्क राइज हो रही है तो एसटीपी स्टार्ट करोगे। नियर 1.5 जो एडवाइजर डेट में जा सकते हैं, एसटीपी स्टॉप करेंगे और डेट में चले जाएंगे। जो एडवाइजर डेट में नहीं जाना चाह रहे वो 30 महीने की एसटीपी कंटिन्यू रखेंगे और जब भी आपका स्कोर फेवरेबल होगा वो एसटीपी बंद करोगे और इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दोगे। जब भी फेवरेबल होगा एसटीपी आप बंद करोगे, इक्विटी मार्केट में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर ज्यादा दिख रहा है? ये क्लियर ज्यादा? यहां तो कोई डाउट? क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? नियर 1, नियर 1.5 हाँ एक बार दादा, हाथ क्लियर बताओ। क्लियर, यस यस क्लियर। हाँ ठीक दादा है, दिख रहा तो है। ऊपर में ही स्कोर दिए हुए हैं और नीचे में स्कोर को कैसे इंटरप्रेट करना है, नीचे में ही स्कोर का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि इस स्कोर के बेसिस पे हमें क्या करना है। अब डबल जीरो बहुत रेयर फेज होता है, डबल जीरो दादा बहुत रेयर फेज में आता है। तो अगर मैं सेम मार्च 2020 करूं, मार्च 2020 एग्जैक्ट देखो 23 मार्च को डबल जीरो आया, एग्जैक्ट 23 मार्च 2020 को डबल जीरो आया। मतलब सब कुछ बेच बाच के 100 रुपए पूरा मिडल स्मॉल कैप में डालना है। अब मिडल स्मॉल कैप में दादा आपको एडलवाइस पसंद है, व्हाइट ओक पसंद है, बजाज पसंद है, एचडीएफसी पसंद है कि इन्वेस्को पसंद है, वो आपके ऊपर है। दवाई का ब्रांड नेम आपके ऊपर है, बट दवाई के अंदर का जो सॉल्ट है वो पूरा मिडल स्मॉल कैप होना चाहिए। दवाई के अंदर का जो सॉल्ट है पूरा मिडल स्मॉल कैप होना चाहिए। तो इंडस्ट्री का पहला ये टूल है जो आपको बताता है कि किस तरीके से पैसा लेके जाना है और कौन सी कैटेगरी में पैसा लेके आना है। अगर इतना डिसीजन सही हो गया ना दादा, तो जो फंड बेचना है वो फंड बेच लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो फंड बेचना है, जो आपको ज्यादा ब्रोकरेज दे रही है वो वाला फंड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो सिमिलरली सर बहुत इसकी रेयर आता है, इसकी अगर रेयर अगर इसकी डबल जीरो आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ पैसा बेच बाच के डालना है मिड स्मॉल कैप में। सो इसके बाद मैं आ जाता हूं आपका तीसरा मार्केट का स्कोर में, जो इक्विटी स्कोर है, जो निफ्टी 500 का स्कोर है। ये हमारा ब्रॉडर मार्केट का स्कोर है निफ्टी 500 का। सो अगर ये स्कोर पढ़ना आता है, जो एग्जिस्टिंग एडवाइजर है उनके लिए अच्छी बात है। नहीं पढ़ना आता तो सिंपल आप प्रोबेबिलिटी देख लो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। कुछ नहीं आता तो मंथली आता है, ये फिगर जो आता है मंथली आता है। डेली जो आता है उससे आपको एक बर्ड आई व्यू मिलता है। डेली से क्या मिलता है? एक बर्ड आई व्यू मिलता है कि कहां पे हम खड़े हैं और जहां पे हम खड़े हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी हाई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी लो है। जहां पे हम खड़े प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी हाई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी लो है। और ये मंथली जो आता है ये 360 डिग्री व्यू देता है, क्योंकि ये 40 स्कोर से बन के आता है, ये 40 स्कोर से बन के आता है। जिनको जानना है कौन कौन सा कहां से बना है, तो जस्ट पुट अ कर्सर ऑन हेडलाइन। ये सारा कुछ जाकर आप एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको जानना है कौन से 40 स्कोर कहां कहां से बने तो आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड। अभी मैं डायरेक्टली आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। तो कुल मिला के 1 अप्रैल को, ये अप्रैल का मतलब है 1 अप्रैल को जो मार्केट में प्रोबेबिलिटी हो गई थी 85% की प्रोबेबिलिटी हो गई थी। 1 अप्रैल को मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी हो गई थी 85% की प्रोबेबिलिटी हो गई थी। तो इससे आपको मंथली पोजीशनिंग समझ में आ गई। अब किस दिन डिप्लॉय करना है तो आप डेली स्कोर देखोगे और डेली स्कोर के हिसाब से आप डिप्लॉय कर दोगे। तो ये आपको पोजीशनिंग बता रहा है सर, मंथली स्कोर आपको पोजीशनिंग बता रहा है और डेली स्कोर आपको ये बताता है किस दिन मुझे ऐड करना है। डेली स्कोर आपको ये बताता है किस दिन मुझे ऐड करना है। और ऐसा नहीं है सर प्रोबेबिलिटी बदलेगी तो आप तुरंत तुरंत पोर्टफोलियो बदलोगे। म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो बनाते हो एटलीस्ट आप 4 साल 5 साल के लिए बनाते हो, एटलीस्ट 4 साल 5 साल के लिए बनाते हो, तो आप स्कोर से बस ये मालूम करोगे कब मुझे पैसा लमसम लेके आना है, कब मुझे पैसा एसटीपी लेके आना है। अगर स्कोर महंगा हो गया, अगर स्कोर महंगा हो गया, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं दिखाता हूं 2024, ठीक है 2024 का स्कोर देखते हैं। सो 2024 का स्कोर ये बता रहा है अगस्त 2024 से प्रोबेबिलिटी कितनी है पैसे बनाने की? 15% है। प्रोबेबिलिटी कितनी है पैसे बनाने की? 15% है। अगर स्कोर महंगा हो गया और अगर इन्वेस्टर गोल भी नियर बाई है, मान लो 2024 आपको मालूम है कि इन्वेस्टर को गोल जो आने वाला है 2026 या 2027 में आने वाला है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अगस्त 2024 से अगर ये प्रोबेबिलिटी कम हो गई, प्रोबेबिलिटी कम हो गई मतलब पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, राइट? अगर पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो सबके लिए एकदम क्लियर कट है कि एसटीपी करोगे। सबके लिए एकदम क्लियर कट है कि एसटीपी करोगे अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितने महीने की एसटीपी करोगे? 30 महीने की एसटीपी करोगे। एसटीपी कब रोकोगे? जब प्रोबेबिलिटी अगेन फेवरेबल हो जाएगी। अब बात फ्रेश पैसों की नहीं है, बात है एग्जिस्टिंग पैसों की कि एग्जिस्टिंग पैसों को क्या करना है। सो मार्च
मान लो इन्वेस्टर गोल अगर नियर बाई है, जो मेरे को नहीं मालूम है, जो आपको मालूम है, इन्वेस्टर गोल का प्लानिंग हम नहीं करते सर, वो आप करते हो। अगर इन्वेस्टर गोल नियर बाई है, इसलिए CWM और ये पढ़ना जरूरी है कि इन्वेस्टर का वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है गोल को देख के। वो ना हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है। सो इन्वेस्टर गोल अगर नियर बाई है, अगर मार्केट का स्कोर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल नहीं है, तो आप शायद उसका प्रॉफिट बुक करोगे, आप शायद उसका प्रॉफिट बुक करोगे। अगर सर इन्वेस्टर एक बात कैपिटल, पूछनी थी। सर एक बात पूछना था। हाँ ये जो प्रोबेबिलिटी का जो बात हो रहा है ना, ये 15% का, तो हाँ, ये फ्यूचर में कितने दिनों के लिए, मतलब ये आने वाला 3 साल, फ्यूचर दो दादा साल किसी को 3 साल? मालूम नहीं है, बस आपको ये बता रहा है कि अभी जो अगस्त 2024 में जो आपका जो मार्केट के जो मैट्रिक्स है, वो बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी 15% इन नेक्स्ट 3 ईयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी जो है हाँ, वही पंद्रह वही परसेंट बता है रहा इन हूँ कि नेक्स्ट वो नेक्स्ट, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट 3 कर ईयर रहे की हैं। प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आप 30 महीने की एसटीपी करोगे। बट अगर प्रोबेबिलिटी बदल गई, अगर प्रोबेबिलिटी बदल गई तो आप 30 महीने का वेट नहीं करोगे, जैसे 2025 में आया था, प्रोबेबिलिटी बदल गई तो आप 30 महीने का वेट नहीं करोगे, मार्च से ही कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दोगे पैसा, मार्च 2025 में। पहला मौका मिला नहीं, मान मार्च लीजिए 2025। सर इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए किसी का गोल है, ये 2026 चल रहा है, वो 2030 में मान लीजिए कि हाँ 4 साल का है, तो हाँ, ये अगर 4 साल है, तो ये अगर 3 साल के लिए होगा, तो फिर भी हम रख सकते हैं ना ऐसे? फिर भी रह सकते हो दादा। बट अगर 4 साल भी है तो आपको वही डिसाइड करना है, यहाँ पे आपका एक ह्यूमन जजमेंट आ जाएगा कि आप थोड़ा अच्छा, पैसा तभी भी नहीं, थोड़ा पैसा तभी भी निकाल सकते हो जब प्रोबेबिलिटी वापस फेवरेबल हो जाएगी। तो वापस जब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल हो जाएगी तो आप वापस पैसा डाल देना, जैसे आपको मिला ओके था ओके, लास्ट। समझ गए सर। हाँ लास्ट में। लेकिन ठीक है, 7 साल 8 साल का पैसा तो आप नहीं छुओगे, 7 साल 8 साल का पैसा तो नहीं छुओगे, बट 3 साल 4 साल का पैसा छू सकते हो। और छूने के बाद जब उसका निकालोगे तो आप मार्च 2025 में वापस उसको एंटर करवा दोगे। क्लियर है क्या दादा? तो मार्च 2025 में जो मार्केट का लेवल था वो 21,000 का लेवल था। अब वापिस अगर नहीं करवा पाए तो 2026 में हमको मिला है वापिस, मार्च में 2026 में हमको मिला वापिस, सॉरी 1 अप्रैल को हमको वापिस प्रोबेबिलिटी 85% की प्रोबेबिलिटी हमको फेवरेट। तो ये अगेन ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, मार्केट में सर्टेनिटी नाम की चीज कुछ होती नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के नाम से आपको बता रहा है कि मार्केट में कितना रिस्क रिवॉर्ड सेटअप फेवरेबल है। कुल मिलाकर दादा प्रोबेबिलिटी से आपको क्या मालूम चलेगा? प्रोबेबिलिटी से ये मालूम चलेगा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप कितना फेवरेबल है इक्विटी मार्केट की तरफ या कितना अनफेवरेबल है इक्विटी मार्केट की तरफ। क्लियर है ना दादा ये? हाँ तो सर, समझ अगेन, गए, समझ हाँ गया सर। हाँ ठीक है, सर। अगर मान लो अगस्त 2024 में अगर आपको पैसा नहीं भी निकालना है तो एटलीस्ट फ्रेश पैसा जो लोग लेके जाओगे वो एसटीपी रूट से लेके जाओगे। सर तो हेलो again, सर। तो मेरा काम है सदा, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं, मेरा काम है दादा सिंपल सा आलू देना। किस तरीके से आलू चाट आप बनाओगे, किसी को आलू चाट बना के देना है, किसी को पुलाव बना के देना है, वो आपका काम है। हम बस डेटा एनालिटिक्स देंगे। शायद सेम डेटा के एनालिटिक्स में आप किसी का एसटीपी करोगे, शायद सेम डेटा के एनालिटिक्स में आप किसी का पैसा नहीं निकालोगे, शायद सेम डेटा के बेसिस पे किसी को गोल मान लो 2026 में आ रहा होगा या 2025 में आ रहा होगा, तो शायद सेम डेटा एनालिटिक्स में उसका पैसा निकाल भी लोगे। तो बस आपको डेटा एनालिटिक्स मिल रहा है किस तरीके से हम, मतलब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बस आलू देने का काम कर रहा हूं, आलू चाट। हेलो सर। हाँ हाँ दादा। सर निफ्टी 500 जब अवार्ड देता है एक के सब सब सेक्टर के लिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल हाँ कैप निफ्टी के। 500 दादा मतलब ब्रॉडर मार्केट हो गया आपका, ब्रॉडर मार्केट अच्छा। हो गया। हाँ ब्रॉडर मार्केट हो गया, ब्रॉडर ओके मार्केट हो ओके। गया मतलब फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप हो गया। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का जो बेंचमार्क होता है निफ्टी 500 होता है। अभी ना ज्यादा बस हम प्रोबेबिलिटी समझना है, बाद में होगा कि एक्शन कहां पे लेना है कहां पे नहीं लेना है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पहला जो मेनू है वो उनके एडवाइजर के लिए, वो उन डॉक्टर के लिए जिनको स्कोर पढ़ के अपने पेशेंट को मेडिसिन देनी है, मतलब डायग्नोसिस मशीन यूज करके देनी है। जिसको डायग्नोसिस मशीन नहीं यूज करनी, रेडीमेड आंसर चाहिए, उसके लिए सारा कैटेगरी यहां पे दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी में आना है, कितना जाना है, कब जाना है, अगर निकलना है तो कब निकलना है, कितना निकलना है। और तीसरा ये है कि इन्वेस्टर का पैरामीटर क्या है। जैसा भी दादा ने बोला, मेरे को बताया था, एसडब्ल्यू वाला इन्वेस्टर है, डेट वाला इन्वेस्टर है, एसआईपी वाला इन्वेस्टर है, लमसम वाला इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का पैरामीटर क्या है और स्कोर क्या चल रहा है, ये दोनों को इंटीग्रेट करके मिलेगा। तो पहले हम स्कोर समझ रहे हैं, स्कोर के बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। दूसरा मेनू में आपको कैटेगरी समझ में आएगा, कौन सी कैटेगरी में जाना है नहीं जाना है। শরীর খারাপ तीसरा যা मेनू, হবে। एक मिनट हाँ दादा एक मिनट, और तीसरे मेनू से आपको ये समझ में आएगा इन्वेस्टर के पैरामीटर क्या है, इन्वेस्टर के पैरामीटर क्या है और स्कोर क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से पैसा कैसे लेना है। तो अभी हम समझ रहे हैं बस पहला वाला पैरामीटर। तो वैसे इक्विटी स्कोर जो है निफ्टी 500 का, ये आपको बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी वापस हाई हो गई ब्रॉडर मार्केट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी वापस हाई हो गई, सॉरी 1 अप्रैल को वापस हाई हो गई थी
ब्रॉडर मार्केट होती है। 1 अप्रैल का आपने देख लिया, अब इसके बाद जो रिलीज होगा, नेक्स्ट जो रिलीज होगा 1 मई को होगा, राइट? तो 1 मई तक आप तो वेट नहीं करोगे, बीच में पैसा आता रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, फिर डेली मार्केट का स्कोर देखना है। डेली मार्केट का स्कोर रोज अपडेट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिमिलरली ये हो गया दादा आपका पूरा इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट कवर करना है क्या? कोई डेट मार्केट करता है यहाँ पे? डेट मार्केट कवर करूं? ठीक हो हाँ हाँ डेट कीजिए मार्केट कवर करूं? हाँ दादा, हाँ हाँ कर हाँ, एकदम डेट एकदम। मार्केट भी तुरंत बस मैं दिखा देता हूं। डेट मार्केट का जो स्कोर है 0.44 है। कैसे पढ़ना है 0.44 का स्कोर? सिंपल है, ये भी 012 में चलता है। डेट मार्केट में रिस्क क्या होता है दादा? इक्विटी मार्केट में जो रिस्क होता है, इक्विटी मार्केट के गिरने का रिस्क होता है, राइट? कंसोलिडेशन रिस्क होता है। डेट मार्केट में रिस्क क्या होता है? डेट मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? CWM कर रहे हो दादा, आंसर चाहिए। डेट मार्केट का सबसे बड़ा दो रिस्क कौन सा है? इंटरेस्ट रिस्क। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क और दूसरा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर सिक्योरिटी सिलेक्शन करता है, तो क्रेडिट रिस्क हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारे हाथ में कैसे? ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन। क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन एडवाइजर तय करता है, क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड मैनेजर तय नहीं करता है, आप तय करते हो कि कौन से मॉडिफाइड ड्यूरेशन में मुझे पैसा डालना है। तो जैसे जैसे अगर ये पढ़ना है, डेट मार्केट का स्कोर पढ़ना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे नीचे में अगेन डेट मार्केट का भी टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप डेट मार्केट का स्कोर का टेम्पलेट पढ़ सकते हो। बिलो 0.3 हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट में जाना है। जीरो के पास में तो 10 ईयर जीसेक में भी जा सकते हो, जीरो के पास में 10 ईयर जीसेक में आना है। बिलो 0.75 है तो आप मीडियम ड्यूरेशन फंड में हो, नियर 1.5 1.25 लो ड्यूरेशन में। तो अगर आप स्कोर आज देखोगे तो आप मोटा मोटा मीडियम मॉडिफाइड ड्यूरेशन में जा सकते हो। मीडियम मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कहाँ जाना है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दो कि मुझे अप्रैल का स्कोर देखना है, अप्रैल के स्कोर के हिसाब से मुझे कहाँ पे जाना है। पहले तो स्कोर पढ़ के समझ लेता था। और 2 और 3 तारीख को तो बहुत ही अच्छा समय था डेट मार्केट में डालने का। 2 और 3 तारीख को तो बहुत ही अच्छा समय था डेट मार्केट डालने का। आज अगर मान लो कोई डेट मार्केट पैसे लेके जाना है, अगर आपका इन्वेस्टर बोलता नहीं मुझे डेट मार्केट में जाना है, तो कहां लेके जाओगे? मोटा मोटा मीडियम मॉडिफाइड ड्यूरेशन में लेके जाओगे, और मीडियम मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अंदर बैंक एंड पीएसयू डेट में लेके जाओगे। मीडियम मॉडिफाइड के अंदर बैंकिंग एंड पीएसयू डेट में लेके जाओगे। ये उस इन्वेस्टर के लिए, ये पूरा स्कोर जो पहला मेनू है उस इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्टर बस पैसा देता है बट बोलता है मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं है। जो इन्वेस्टर, और 80% इन्वेस्टर कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता है। 80% इन्वेस्टर कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता है, वो बस आपको पैसा इसलिए देते हैं कि मल्टीप्लाई करके दो आप उनको पैसा। वो हमें जो उनको बताते हैं कि नहीं आपको फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज होना चाहिए। बट 80% इन्वेस्टर जो आपको पैसा देते हैं वो बस इसी में के पैसे देते हैं कि वेल्थ क्रिएट करके दो। तो जो इन्वेस्टर गोल नहीं होता सर, जो इन्वेस्टर को पैसा दे रहा है जिसका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, बस आपको ये बोल रहा है पैसा रखो, आपको जहां सही लगता है डालो, तो वो एडवाइजर्स पूरा स्कोर पढ़ के देंगे। जिस इन्वेस्टर का पैरामीटर है तो वो आप तीसरे मेनू से पढ़ के दोगे। जिस इन्वेस्टर को कौन से तीसरे मेनू से पढ़ के दोगे, कौन सी कैटेगरी में जाना है, कितना लेके जाना है। जिस इन्वेस्टर को ब्रॉडली बस जानना है कि कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन सी कैटेगरी से निकलना चाहिए, वो आपको सेकंड मेनू से मिलेगा। अगेन अगर मान लो मेरा जैसे इन्वेस्टर आ रहा है, अब मैं बोलता हूँ दादा मुझे 25 लाख के लिए डेट में डालना है, आप मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? अगर मैं बोलता हूँ 25 लाख मुझे डेट में डालना है, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछोगे, आशीष 6 महीने में जरूरत है पैसों की, 12 महीने में जरूरत है पैसों की, 15 महीने में जरूरत है? अगर मैं उल्टा ये बोलता हूँ कि दादा मुझसे मत पूछिए मुझे पैसे की जरूरत कब है, आपको जहां सही लगता है डाल दो पैसा, आपको जहां सही लगता है डाल दो पैसा, आप मुझसे मत पूछो कि मुझे पैसे की कब जरूरत है। तो कुल मिला के मेरा जो पैसा है उसमें कोई गोल नहीं है, एक ही गोल है वेल्थ क्रिएट करना डेट मार्केट से, एक ही गोल है वेल्थ क्रिएट करना डेट मार्केट से। तो ऐसे इन्वेस्टर का जिसका कोई प्रोफाइल नहीं होता उसके लिए बोल रहा है कि उसका पैसा जो आज ले लोगे मीडियम मॉडिफाइड में लोगे, और मीडियम मॉडिफाइड में भी आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट में लोगे, मीडियम मॉडिफाइड में भी आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट में लोगे। बैंक एंड पीएसयू डेट में कौन सा फंड लेना है, तो म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन के अंदर मिल जाएगा। हमारा सब कुछ जो है रेड ग्रीन येलो के फॉर्म में, आप म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन में आओगे और यहां से आप बैंक एंड पीएसयू डेट आप ले सकते हो। यहां से आप बैंक एंड पीएसयू डेट किसका देना है आपको यहां से मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है बैंक एंड पीएसयू डेट में जाना है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एसबीआई में जाना है कि आईसीआई में जाना है कि एचडीएफसी में जाना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बैंक एंड पीएसयू डेट में पैसा लेना है, अगर डेट का पैसा अगर आ रहा है तो। सेकेंडली, अगर कोई इन्वेस्टर, मान लो मेरी मदर आती है, वो भी बोलती है उनको भी डेट में डालना है, बट वो स्पेसिफिकली बोलती है मुझे 6 महीने से लेकर 15 महीने के बीच कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अगर वो स्पेसिफिकली बोलती है मुझे 6 महीने से लेके 15 महीने के बीच कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो यहां पे इन्वेस्टर का पैरामीटर आ गया है, और वो हमारा जो सिस्टम है वो स्कोर पड़ेगा, इन्वेस्टर का पैरामीटर पड़ेगा, और इन्वेस्टर का पैरामीटर और स्कोर पढ़ के दोनों को इंटीग्रेट करके आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो पहला वाला जो है वो आपका उन डॉक्टर के लिए जो डायग्नोसिस मशीन का रिपोर्ट कार्ड पढ़ के दोगे। तीसरा वाला जो मेनू है वो उस एडवाइजर की मेनू है जिसमें आप इन्वेस्टर का पैरामीटर डालोगे,
प्लस स्कोर क्या चल रहा है सिस्टम ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा और आपको बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मान लो आपने डाला डेट इन्वेस्टमेंट, आपने यहाँ पे डाला डेट इन्वेस्टमेंट, आपने डाला स्पेसिफिकली मुझे 5 लाख रुपए डालना है, और ये पैरामीटर के साथ इन्वेस्टर, राइट? क्या पैरामीटर है उसका कि मुझे 6 महीने से लेके कभी 15 महीने तक जरूरत पड़ सकती है। तो आपने मिनिमम 6 मंथ यहाँ पे चूज कर लिया, आपने मिनिमम 6 मंथ यहाँ पे चूज कर लिया और आपने सबमिट बटन दबा दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया कि पूरा 5 लाख रुपए इस इन्वेस्टर का शॉर्ट टर्म डेट में लेके जाओ। जब मैं आ रहा था पैसा देने तो मेरे को बोल रहा था बैंक एंड पीएसयू दो, क्योंकि मेरा कोई गोल नहीं था लाइफ में। मैं बस बोला था पैसा रखो, आपको जहां सही लगता है डालो। आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछो कि 6 महीने में जरूरत है कि 15 महीने में जरूरत है, आपको जहां सही लगता है डालो। मुझे तो मैक्सिमम रिटर्न कमाना है डेट मार्केट से, जहां पे आपको सही लगता है डाल दो। लेकिन दूसरा इन्वेस्टर बोला 5 लाख डालना है, और उसको उसके साथ उसने एक पैरामीटर भी दे दिया कि 6 महीने से 15 महीना, 6 महीने में मिनिमम मैं डाल सकता हूँ, मुझे 6 महीने में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये यहाँ पे आपको दे दिया शॉर्ट टर्म डेट फंड। अब शॉर्ट टर्म डेट फंड कौन सा करना है, तो आप म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन में जाओगे, शॉर्ट टर्म डेट फंड क्लिक करोगे। मान लो म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन में गए, शॉर्ट टर्म डेट फंड जो आता है डेट में आता है, आपने डेट में क्लिक किया। डेट में क्लिक करने के बाद में आपने डाला शो फिल्टर, शो फिल्टर डालने के बाद में आपने डाला कि मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए डेट का, मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए डेट का। तो यहां पे आप गए, डेट का शॉर्ट टर्म डाला और आपने डाला कि मुझे बस ग्रीन वाले फंड, चलो ग्रीन वाले फंड में फिल्टर नहीं कर रहा, बस अप्लाई मैंने कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको आ गया कौन कौन सा आप शॉर्ट टर्म डेट कर सकते हो, कौन कौन से फंड आपको अवॉइड करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली आ गया। रेड वाले फंड आप अवॉइड कर सकते हो और ग्रीन वाले फंड आप कर सकते हो। तो ये येलो वाले फंड भी कर सकते हो, उसको मतलब अगर पैसा है तो येलो वाले फंड को भी आप कर सकते हो। तो हमारा पूरा सिस्टम रेड ग्रीन येलो बना है हमारा। अभी किस बेसिस पे रेड ग्रीन येलो दे रहा है, अगर ये जानना है तो अगेन पूरा हर एक मेनू के नीचे दादा वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है और गाइड बुक अवेलेबल है, गाइड बुक अवेलेबल है, वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है। प्लीज इसको देख लेना, हर एक मेनू के नीचे ये अवेलेबल है, हर एक मेनू के नीचे वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है, गाइड बुक अवेलेबल है। हर एक मेनू को यूज कैसे करना है दोनों अवेलेबल है। जैसे मान लो अगर सेक्टर में भी आना है, ग्लोबल मार्केट में भी आना है, कौन से जाना है, कहां जाना है, उसका वीडियो ट्यूटोरियल और गाइड बुक दोनों अवेलेबल है। वीडियो ट्यूटोरियल गाइड बुक हर एक मेनू के नीचे। स्टॉक का भी अगर यूज करना है तो वीडियो ट्यूटोरियल क्या है, गाइड बुक क्या है, दोनों चीज അപ്പൊ अवेलेबल है। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരമാവും. तो इस तरीके से നാളെ आप രാവിലെ यूज വരാം कर सकते हो। तो आप शॉर्ट जैसे आपने डेट का यूज किया वैसे ഇതിന് വലിയ एसडब्ल्यू का दिखता തിരക്കുണ്ടാവില്ല है। ഇപ്രാവശ്യം दादा പൂരത്തിന്. प्लीज, हाँ म्यूट करना, दादा प्लीज म्यूट करना। നാളെ പോണ്ടോ? आशीष जी, ആ അത് ആൾക്കല്ലേ നിനക്ക് കുറച്ച് आशीष जी, हाँ दादा मैं एसडब्ल्यू का बता रहा हूँ, हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था. बताइए बताइए। हाँ दादा बताइए। आशीष सर, दादा एक बार कंप्लीट कर लो, क्या कंप्लीट करने के बाद करेंगे क्वेश्चन, एक बार कंप्लीट करने दे दो मेरे को। हाँ एक बार कंप्लीट ओके कर लेता हूँ मैं। ओके दादा ओके। हाँ हाँ एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वैसे ही मान लो अभी मैंने जैसे आपको डेट का दिखाया, वैसे ही मान लो आपको एसडब्ल्यू का डालना है। तो एसडब्ल्यू की कोई इन्वेस्टर मान लो आज 50 लाख रुपए दे रहा है, एसडब्ल्यू के लिए मान लो कोई आज आपको 50 लाख दे रहा है, ठीक है। एसडब्ल्यू के लिए 1 2 3 4 5 50 लाख दे रहा है। आप डिसाइड करोगे आपका इन्वेस्टर मॉडरेट या कंजर्वेटिव। मान लो आपने डाल दिए एसडब्ल्यू वाला इन्वेस्टर, आपने डाल दिया कि मेरा एसडब्ल्यू वाला इन्वेस्टर मॉडरेट, और आपने यहाँ पे 50 लाख डाल के सबमिट कर दिया, 50 लाख डाल के सबमिट कर दिया। ये आपको बोल रहा है 50 लाख में 8 लाख रुपए बैंक एंड पीएसयू से निकालो, 8 लाख रुपए बैंक एंड पीएसयू में डालो। और जो भी चीज बोल रहा था ना सब कुछ ना हेडलाइन पे लिखी हुई है। इनिशियल 3 साल का पैसा आप यहां से विड्रॉल करोगे, इनिशियल 3 साल का पैसा आप यहां से विड्रॉल करोगे। 8 लाख रुपए डालने बोल रहा है बैंकिंग एंड पीएसयू में, कहां पे 50 लाख में। हमने जो भी विड्रॉल लिया 6% के हिसाब से हमने एज्यूम किया है। आप अगर 8 देते हो तो आप 8 के हिसाब से निकाल लेना पैसा। अगर आप 9% अगर देते हो एसडब्ल्यू की तो 9% के हिसाब से निकाल लेना। हम जो एज्यूम किए 6% के हिसाब से एज्यूम किए। तो पहला तो बोल रहा है 8 लाख रुपए बैंक एंड पीएसयू में डाल दो, 3 साल तक आप विड्रॉल यहां से दोगे। जब ये पूरा सर पैसा जीरो हो सर जाएगा, सर हाँ तो ये जो 6% के हिसाब से ये बाइफरकेट किए है, अगर हाँ 8% करूँ तो वो बाइफरकेशन कैसे करूँ, ये कैलकुलेशन कैसे होगा? तो मोटा मोटा दादा मैं 6% के हिसाब से क्यों, अगर 8% के हिसाब से करोगे तो 8 लाख की जगह पे 8.5 लाख रुपए डाल दोगे, और कुछ नहीं है फर्क मोटा मोटा। और यहां से थोड़ा सा थोड़ा सा रिस्क, कैलकुलेशन बता दीजिए, वो बाद में हम अब लोग कर मोटा लेंगे। मोटा दादा अगर मान लो आप डबल, आप 50 लाख में अगर 6% में अगर करते हो तो 8 लाख लगेगा, 50 लाख में अगर 8% देते हो तो साढ़े साढ़े 8 लाख रुपए लगेगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन सर ये 50 लाख में तो 6% 3 लाख होता है। दादा तीन, दादा
8 लाख रुपए डालना है, 8 लाख रुपए से आप SWP देना चालू कर दोगे, ये जीरो हो जाएगा 3 साल के बाद में, ये 3 साल के बाद जीरो हो जाएगा। अच्छा, बैक कैलकुलेशन किया हुआ है हाँ हाँ, ये 3 साल के बाद पूरा जीरो हो जाएगा। चौथे साल से आप विड्रॉल करोगे 21 लाख रुपए मल्टी कैप से और 21 लाख रुपए बैप से, कुल मिला के दादा अभी एलोकेशन समझो, 50 लाख में आप डालोगे बैंक एंड PSU में 8 लाख, 21 लाख डालोगे आज मल्टी कैप में, 21 लाख रुपए डालोगे आप बैफ में, और 8 लाख रुपए से 3 साल का विड्रॉल चालू कर दोगे और इनको छोड़ दोगे ग्रो होने के लिए, इनको छोड़ दोगे ग्रो होने के लिए, 8 लाख रुपए से विड्रॉल चालू कर दोगे और 8 लाख रुपए आपका मोटा मोटा 3 साल के बाद जीरो हो जाएगा, 8 लाख रुपए 3 साल के बाद जीरो हो जाएगा। चौथे साल से आप विड्रॉ करोगे आधा मल्टी कैप से और आधा बैफ से। नहीं। क्लियर है एक्चुअली क्या क्या? है सर, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ये जो 8% में कितना पैसा डालना होगा वो कैलकुलेटर नहीं है। दादा वो तो बहुत सिंपल, वो तो पूरी वेबसाइट में, हर किसी भी वेबसाइट में मिलता है। SWP कैलकुलेटर तो किसी भी वेबसाइट में है, SWP कैलकुलेटर आप डालोगे गूगल करोगे तो आपको तो 50 वेबसाइट में मिल जाएगा SWP कैलकुलेटर। ये आपको बता रहा है कि एलोकेशन का करना है पैसा, वो इंपॉर्टेंट है। SWP कैलकुलेटर तो गूगल में मिल जाएगा, वो तो इन्वेस्टर भी निकाल सकता है, बट पैसा कहाँ डालना है SWP के लिए वो इंपॉर्टेंट है, पैसा कहाँ डालना है SWP के लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि दादा ये? क्लियर है। हाँ, SW कैलकुलेटर ज्यादा ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है नेट में, वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, बट कहाँ डालना है पैसा SWP डाल निकालने के लिए, वो ये सिस्टम बता रहा है, वो आपको कैलकुलेटर नहीं बताता है। हाँ, DRS इन्वेस्टमेंट, यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यस यस सर, जल्दी क्वेश्चन पूछना, मैं वो कवर सर करना आशीष जी, मैं जो बोल रहा था, हाँ। जो मैं बोल रहा था, जो मैं आज अगर मैं किसी का क्लाइंट के लिए तैयार करूं तो मैं आज का डेट में तो नहीं देख सकता ना, वो काल का डेट देख सकता हूँ। ये स्टेट डे का तब डेटा मैं मिल सकता हूँ सॉफ्टवेयर में, आज के डेट का नहीं मिलेगा ना। दादा ये आज के डेट का ही है, हर दिन चेंज नहीं होता है। अरे आप जो दिखा रहे हैं, मैं अगर सॉफ्टवेयर खोलूं तो मैं आज मार्केट क्या होने वाला वो पता नहीं है मेरे को, मैं काल तक पता चल रहा है। दादा अपन अभी क्या बात कर रहे हैं, मेरे को कहीं और घुमा रहे हैं बातों में। अभी आज हम बात कर रहे हैं पहले कि SWP करना है 50 लाख रुपए, तो ये SWP करना है आपको, SWP 10 साल के करना है, तो क्या मतलब है, एक कल क्या मार्केट होने वाला है और आज क्या मार्केट होने वाला है? ओ सर जी मैंने समझ रहा है वो SW का बाद, मैं टोटल सॉफ्टवेयर के बारे में जो आप बोल रहे हो, आप शुरू से जो दिखा रहा था, मेरा एक हाँ क्वेश्चन हाँ, था। तो दादा डेली मार्केट स्कोर जो है मार्केट क्लोज होने के बाद ही निकलेगा आपको, 3 साल के बाद। अगर आपने मान लो मार्च की स्कोर की बात करता हूँ, मार्च 2026 मैंने की बात मान करता हूँ। लीजिए आज अरे मैं दादा पैसा, एक मिनट दादा, आज एक मिनट मैं दादा, कोई, अभी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 23 मार्च का जो स्कोर है वो 23 मार्च के रात को आता है, लेकिन बाकी जो यूजर उनको मालूम है, लाइव मार्केट में भी हम स्कोर शेयर कर देते हैं। लाइव मार्केट में जब बड़ी चीज होती है तो लाइव मार्केट में स्कोर आ जाता है, लाइव मार्केट में। हम लोग म्यूचुअल फंड में डालने वाला चीज वो कैसे देखे, वो तो पास ही हो गया ना। दादा अगर आपको 23 मार्च को 00 मिल रहा है, आप 24 मार्च को भी अगर पैसा डाल दे रहे हो, आपको 2028 में याद नहीं होगा हाँ, कि आपने 23 को डाला कि 24 को डाला, जरूरी था कि डालना जरूरी था। राइट, वही मैं आपको सर जानने चाहता हूँ, वही मैं हाँ आपसे तो जानना दादा चाहता हूँ, क्लैरिटी लेना ऐसा नहीं चाहता है, हूँ। वो दादा रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, राइट, वो तो रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। अगर 23 मार्च को 00 मिल गया है तो एटलीस्ट आपको ये मालूम चलेगा मुझे पैसा डाल देना है। आपको 24 का नहीं भी मिले, 25 का नहीं भी मिले, वो तो सिर्फ रेगुलेशन के ऊपर है। बट 2028 में आप ये देखोगे कि मैंने डाला था कि नहीं डाला था पैसा, अगर डाले ही नहीं तो 1-2 दिन की एनिवर्सरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लो। तो आपको ये याद नहीं होगा कि राइट, आपने तब पैसा ठीक 24 ठीक को ठीक डाला कि ठीक, 23 वही को डाला, वही बट वही मैं, जरूरी ये था कि मार्च में 2023 से पैसा डाला कि नहीं। जैसे एग्जांपल दे दो था, 2020 मार्च में कोविड के समय आपने पैसा डाला कि नहीं डाला वो इंपॉर्टेंट था। 23 मार्च को डाला कि 25 मार्च को डाला वो तो बात की बात थी। समझ में आया था आपको? समझ गया। हाँ उस हाँ टाइम मैंने हम लोगों ने डाला था, बट आपका सॉफ्टवेयर नहीं था। हाँ, तो 23 मार्च से उसने दिखाना चालू किया कि बहुत अच्छा समय हो गया पैसा डालने के लिए। अब आपने 25 मार्च को भी आपको एनईवी मिली, आज तो पैसा बन गया ना दादा, बोलो 25 मार्च की भी एनईवी मिली तो। हाँ हाँ, ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम है कि आप 23 मार्च का स्कोर देखोगे बट आपको एनईवी एक दिन बाद की मिलेगी, बट 3 साल बाद आपको याद नहीं होगा दादा कि एक दिन बाद की एनईवी मिली थी कि 2 दिन बाद की एनईवी मिली थी। इंपॉर्टेंट ये था कि पैसा डल जाना चाहिए था। आया कि समझ में दादा ये चीज? तो दादा मैंने वापिस यहाँ पे घूम के, अपन ना पहले SWP डिस्कस करें, तो SWP से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे बढ़ू यहाँ से, तो इस तरीके से आप एलोकेट कर सकते हो, इस तरीके से आप एलोकेट कर सकते हो। मान लो भाई 50 लाख रुपए किसी का डालना है और वो आशीष सर, कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर है, SWP के लिए कॉन्जर्वेटिव है। आशीष सर, आपने सबमिट दबा दिया तो एलोकेशन देखो चेंज कर दिया। 8 लाख रुपए बैंक एंड PSU रेट में, 10 लाख
50 साल बोल रहा है मल्टी कैप में, मतलब 25% बोल रहा है मल्टी कैप में, और 75% बोल रहा है बैफ में डालने के लिए। सो ये एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर तो आपको कहीं से मिल जाएगा, कैलकुलेटर तो आपको ऑनलाइन कहीं से मिल जाएगा। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर आज एक SWP डालना होगा, तो हाँ, 6 महीने के बाद SWP उनको चाहिए, ये डिफर अब 6 महीने बाद देना। एक हाँ। साल बाद चाहिए तो एक साल बाद देना, आपको बस एलोकेट करके छोड़ देना है फिर। तो सर इसके लिए एलोकेशन कौन सी अच्छा रहेगा? यही एलोकेशन करो, आपको एक दिन बाद देना है एक साल बाद देना है एलोकेशन, ये करके आप छोड़ दोगे। बट बस यही है कि एक साल बाद जब आप एलोकेशन एसडब्ल्यूपी दोगे, तो पहली एसडब्ल्यूपी डेट से दोगे 3 साल की, पहली एसडब्ल्यूपी डेट से दोगे 3 साल की। चौथे साल से जो एसडब्ल्यूपी दोगे यहां से दोगे, चौथे साल से SWP। अब वो चौथा साल आपके लिए 5वां साल है तो 5वां साल है, अगर वो 5वां साल आपके लिए 6वां साल है तो 6वां साल है। आप 2 साल बाद एसडब्ल्यूपी देना चाहते हो तो 2 साल बाद भी अब जो पहले एसडब्ल्यूपी दोगे आप यहां से दोगे, और उसके बाद 6वें साल से आप यहां से दोगे एसडब्ल्यूपी। क्लियर है सर ये? ओके ओके हाँ ओके। हाँ। ठीक। हाँ दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ू क्या, नहीं तो पूरा रह जाएगा प्लेटफॉर्म यहीं पे। हाँ सर, आगे तो बढ़िए। हाँ, तो वैसे ही लमसम के लिए भी है, एसआईपी के लिए भी। मान लो आपको एसआईपी करनी है, मान लो आपको एसआईपी करनी है 15,000 की, आज आपको एसआईपी करनी 15,000 की। आपने डाला कि मेरा मिनिमम टाइम होराइजन लेट से 7 साल है, मेरा मिनिमम टाइम होराइजन 7 साल, और आपने यहाँ पे आके सबमिट दबा दिया। तो ये बोल रहा है 15,000 की एसआईपी में मल्टी कैप में 10,000 लेके जाओ, 2250 मिड कैप में लेके जाओ, 2250 स्मॉल कैप में लेके जाओ। अब मल्टी कैप में कौन सा फंड करना है, मिड कैप में कौन सा करना है, स्मॉल कैप में कौन सा करना है, वो म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इसने दे दिया। सेम 15,000 की एसआईपी, मान लो सेम 15,000 की एसआईपी आप उठाने गए 2020 में, सेम 15,000 की एसआईपी आप उठाने गए 2020 में, और 2020 में आप कोविड के समय उठाने गए, और बोल रहे हैं जुलाई में कोविड के समय आप 2020 में 15,000 की एसआईपी उठाने गए। पूरा एसआईपी कहां लेने बोल रहे हैं, पूरा एसआईपी मान लो मिनिमम 3 साल है, मिनिमम अगर 3 साल भी है, पूरा एसआईपी बोल रहा है मल्टी कैप में उठा लो। सो दैट इज द ब्यूटी। आज तक हमने जो एसेट एलोकेशन का थंब रूल सीखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनना। आज तक हमने जितना भी एसेट एलोकेशन का थंब रूल सीखा था, वो मोस्टली टाइम होराइजन के बेसिस पे सीखा था। क्या टाइम होराइजन की बेसिस, कि 1 साल का पैसा तो डेट में डाल दो, 3 साल का पैसा तो हाइब्रिड में डाल दो, 7 साल का पैसा तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी में डाल दो, 10 साल के ऊपर का पैसा तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी के साथ साथ मिड स्मॉल कैप भी दे दो। ये टोटली हमने थंब रूल के बेसिस पे सीखा था, टाइम होराइजन के बेसिस पे। ये आज इन्वेस्टर भी सीख गया है, आज ये इन्वेस्टर भी सीख गया है। इसलिए हमें डायरेक्ट प्लान और ये सबसे प्रॉब्लम हो रही है। इन्वेस्टर को भी मालूम है कि एक साल का पैसा डेट में होना चाहिए और 10 साल का पैसा इक्विटी में होना चाहिए। तो फिर एडवाइजर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है? सो एडवाइजर इन्वेस्टर में ये फर्क है कि अब एडवाइजर के पास यहाँ पे कैटेगरी के स्कोर के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है, कितना लेके जाना है, ये चीज भी आपको मालूम चल रही है। तो हम जो थंब रूल बना के रखते हैं कि 3 साल का पैसा तो मेरा पैसा वहीं जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2020 में पूछे आपने, 3 साल का पैसा है, मुझे एसआईपी करनी है, तो मल्टी कैप बोल रहा है। वही चीज अगर आप आज पूछोगे, वही चीज अगर आज अप्रैल 2026 में पूछोगे, 2 अप्रैल 2026 में मुझे सेम 15,000 की एसआईपी करनी है और मिनिमम 3 साल की एसआईपी करनी है, सेम 15,000 की एसआईपी करनी है और मिनिमम 3 साल की एसआईपी करनी है, तो मिनिमम 3 साल तो चलेगी, वो 4 साल 5 साल भी चल सकती है। आपने सबमिट दबा दिया, तो अब सेम चीज के लिए 3 साल के लिए वो बोल रहा है सर कि 7,500 मल्टी कैप में रखो और 7,500 बैफ में रखो। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कि मुझे मल्टी कैप क्या लेना और बैफ कब लेना है। ये इंपॉर्टेंट था कि 2020 में बोल रहा था कि पूरी 3 साल की एसआईपी मल्टी कैप में ले लो, और अभी बोल रहा है कि आधा मल्टी कैप में लो और आधा बैफ में लो, अगर मिनिमम 3 साल अगर एसआईपी करना चाहते हो, चाहे वो 4 साल चले चाहे वो 5 साल चले। तो ये इंडस्ट्री का आपका टाइम होराइजन के साथ साथ कैटेगरी का स्कोर भी देख रहा है। जब 2020 में पूछे तो उसने मार्केट का स्कोर स्टडी किया, कैटेगरी का स्कोर स्टडी किया, और आपको बोला कि अगर मिनिमम अगर 3 साल के इन्वेस्टर रुक सकता है तो मल्टी कैप में भी पैसा बन जाएगा, मल्टी कैप में भी पैसा बन जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी। ये टाइम होराइजन के साथ साथ आपको कैटेगरी स्कोर के हिसाब से बता रहा है कौन सी कैटेगरी में आना है, कितना पैसा लेके आना है। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो आपने किसी का 12 साल का एसआईपी स्टार्ट करना है, आज आपने सबमिट दबा दिया, ये बोल रहा है 15,000 में 5 मल्टी कैप में रखो, 5 मिड कैप में रखो, 5 स्मॉल कैप में रखो। मल्टी कैप का मतलब ये नहीं सर कि मल्टी कैप में लोगे, चाहो तो आप लार्ज एंड मिड कैप में भी ले सकते हो, बस ये आपको टेंटेटिव दे रहा है। चाहे आपको आप यहाँ अगेन कर्सर रखोगे ना तो आपको डिफरेंट कैटेगरी भी बता देगा, ठीक है, मल्टी कैप बोलो तो आप लार्ज एंड मिड कैप में भी ले सकते हो। तो ये आपको दे दिया आज का एलोकेशन। अब इस एलोकेशन को रीबैलेंस कब करना है, मतलब इससे जब एक्यूमुलेट हो जाएगा कॉर्पस, अब 12 साल आपने बोल दिया तो जरूरी नहीं कि पूरी 12 साल एसआईपी चलानी है। अगर 10वें साल ही अगर इन्वेस्टर गोल पूरा हो रहा है, अगर 10वें साल ही अगर इन्वेस्टर गोल पूरा हो रहा है और मार्केट का स्कोर भी अगर बिगड़ गया, मार्केट का स्कोर अगर बिगड़ गया, इन्वेस्टर का गोल पूरा हो रहा है,
प्लस उसका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस से उसकी गोल प्लानिंग अगर पूरी हो जा रही है तो शायद ही आपको इस कॉर्पस को रीबैलेंस करने बोलेगा। एसआईपी जो चल रही है, एसआईपी को नहीं छेड़नी है। एसआईपी जहां हमने स्टार्ट कर दी, एसआईपी तो चलती रहेगी, एसआईपी को नहीं छेड़नी। बस एसआईपी के थ्रू जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस हो गया है, एसआईपी के थ्रू जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस हो गया है, उसको ये रीबैलेंस करने बोल सकता है, अगर गोल नियर बाई आ गया हो और गोल के साथ साथ आपका मोटा मोटा मार्केट का स्कोर की जो प्रोबेबिलिटी वो भी अगर अनफेवरेबल हो गई हो। तो आज तक हम एसआईपी करो भूल जाओ इसलिए करते थे, एसआईपी करो भूल जाओ इसलिए करते थे क्योंकि ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी नहीं थी। ध्यान से सुनना सर, ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये सब कैलकुलेट कर सके कि गोल कितना दूर है, अमाउंट कितना बचा है, प्लस मार्केट का स्कोर क्या है, कैटेगरी का स्कोर क्या है, अनफेवरेबल तो नहीं हो गया, अगर अनफेवरेबल हो गया तो मैं कितना कॉर्पस निकालू, एसआईपी का जो कॉर्पस हो गया इकट्ठा उसको कितना कॉर्पस निकाल के निकालू, अगर निकालना है तो कहां लेके जाऊं, ये सारी चीज ह्यूमन माइंड कैलकुलेट नहीं कर सकता था। ये चीज इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आया है कि जो जो ह्यूमन माइंड प्रोसेस नहीं कर सकता है सर, वो एआई के पास कैपेबिलिटी। सिंपल से सर एआई के बारे में सिंपल सी चीज समझना, कोई जार्गन नहीं है। पहले कंप्यूटर हुआ करते थे, पहले जो कंप्यूटर के प्रोसेसर हुआ करते थे, पहले कंप्यूटर हुआ करते थे, आज सुपर कंप्यूटर बन गए। सिंपल भाषा में एआई वे एक बज़वर्ड है, सिंपल भाषा में पहले कंप्यूटर हुआ करते थे, आज का जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर है, आज के कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, बहुत ही बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन जा चुका है, बहुत ही बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन जा चुका है। तो एआई वो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बता देता है जो ह्यूमन माइंड कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो आप ये सही बोलोगे। एक चीज क्वेश्चन आता है कि एआई को भी तो ह्यूमन माइंड ने बनाया। यस, एआई को ह्यूमन माइंड नहीं बनाया, बट वो ह्यूमन माइंड जो जो मल्टी डायमेंशनल डेटा को मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर सकता, एआई की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वही वाली बात हो गई है, ह्यूमन माइंड ने चेस बनाया था ऑनलाइन, ह्यूमन माइंड ने कंप्यूटर का चेस बनाया था, और मालूम चला कि कंप्यूटर के चेस को ह्यूमन माइंड आज बीट ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का चेस 500 आगे का कैलकुलेशन आज कर लेता है, 500 आगे के स्टेप्स आज कैलकुलेट कर लेता है, ह्यूमन माइंड नहीं कर पाता। तो ह्यूमन माइंड ने चेस बनाया कंप्यूटर के लिए, और कंप्यूटर का चेस को कोई हरा नहीं पा रहा, जिसको हम आईबीएम ब्लू बोलते हैं। एक आईबीएम ब्लू करके कंप्यूटर का चेस बनाया, ह्यूमन माइंड नहीं बनाया, कोई ह्यूमन उसको हरा नहीं पा रहा है। सो अगेन ह्यूमन की वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी नहीं है मल्टी डायमेंशनल डेटा को प्रोसेस करने की जो एआई की है। सो इट इज नॉट अगेन एआई वर्सेस एमएफडी सर, इट इज नॉट अगेन एआई वर्सेस एमएफडी, इट इज ऑल अबाउट वो एमएफडी जो एआई और डेटा साइंस यूज कर रहे हैं, वो एमएफडी सिंपल भाषा में जो डेटा साइंस यूज कर रहे हैं वर्सेस वो एमएफडी जो डेटा साइंस यूज नहीं कर रहे हैं। या सिंपल भाषा में सर एआई वर्सेस एमएफडी नहीं है, डायग्नोसिस मशीन वर्सेस डॉक्टर नहीं है, डायग्नोसिस मशीन वर्सेस डॉक्टर नहीं है। ये है वो डॉक्टर जो डायग्नोसिस मशीन यूज कर रहे हैं, और वो डॉक्टर जो बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर एक्सपीरियंस प्लस डायग्नोसिस मशीन लगा के यूज कर रहे हैं, उनका जो डायग्नोसिस का जो रिपोर्ट है, उनका जो मेडिसिन जो मेडिकल जो एनालिसिस है वो बेटर होगा। जो डॉक्टर बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं, शायद उनका मेडिकल एनालिसिस बेटर नहीं होगा। तो अगेन डायग्नोसिस मशीन और डॉक्टर के बीच की कहानी नहीं है, एआई और एमएफडी के बीच की कहानी नहीं है। इट इज आउट कौन एआई यूज कर रहा है एमएफडी और कौन नहीं यूज कर रहा है। और तीसरा एक और सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं सर, जब भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, मैं बता रहा हूं ये सर, ये एरा अभी स्टार्ट हो रहा है ना, अभी हम कुछ भी नहीं देखे। जिस तरीके से आप लोग म्यूचुअल फंड का कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, हम एआई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ये अभी कुछ भी नहीं है। जो आने वाले समय 7 साल 8 साल में जो होने वाला है अनइमेजिनेबल है, जो आने वाले समय 7 साल 8 साल में होने वाला है ना अनइमेजिनेबल है। ये ना सर वही वाली बात है, जब भी नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है ना हम डरते हैं। जब आज से 50 साल पहले कैलकुलेटर आया था ना सर, टू बी वेरी फ्रैंक, जब आज से 50 साल पहले कैलकुलेटर आया था तो ये बातें चलती थी लोगों के बीच में कि मुनीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 साल पहले जब कैलकुलेटर आया था तो बातें चलती थी कि मुनीम की क्या जरूरत है। आज मुनीम भी है सर, कैलकुलेटर भी है, बट आज वो वाला मुनीम रखते हो जो कैलकुलेटर यूज करता है, ना कि वो मुनीम जो हाथ में गिनती करता है। तो मुनीम भी रहेगा सर, कैलकुलेटर भी रहेगा, बट वो मुनीम आगे निकल जाएगा जो कैलकुलेटर यूज करना सीख गया है। वो मुनीम जो आज भी उंगलियों में गिनती करता है वो पीछे रह जाएगा। सो अगेन इट इज नॉट अबाउट कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, इट इज अबाउट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। आप कंबाइन कर लो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड को, तो ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। तो सिमिलरली इस तरीके से आप एसआईपी भी करनी है। मैं एसआईपी का जैसे रीबैलेंस बोल रहा था, एसआईपी के रीबैलेंस को लेके पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है, एसआईपी रीबैलेंस को लेके पूरी एक प्रोफाइल की डैशबोर्ड बनी हुई है। क्योंकि ह्यूमन माइंड कैलकुलेट नहीं कर सकता है, इसलिए आप यहाँ पे डाल दो कि इन्वेस्टर का नाम, उसका फैमिली ट्री, मतलब कौन सी फैमिली के अंदर आता है। मान लो 4 इन्वेस्टर और एक ही फैमिली है, तो इन्वेस्टर के नाम डालते रहोगे, उसका एक ही फैमिली का नाम डाल दोगे। एसआईपी कब आपने स्टार्ट की वो डाल दोगे, एल्गोरिथम डेट डालने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली एसआईपी को कैलकुलेट कर लेगा। मैच्योरिटी डेट डाल दोगे कि एसआईपी का मैच्योरिटी कब आने वाला है, कितनी क्या एसआईपी स्टार्ट की हो और कितना एक्यूमुलेट हो गया। अगर आपने ये डाल दिया, ऑटोमेटिकली सिस्टम बता देगा, आपको ट्रिगर दे देगा कि
हो गया, अगर आप गोल के पास हो गए और मार्केट का स्कोर अगर अनफेवरेबल हो गया, तो ये बता देगा कितना कॉर्पस आपको निकाल के डेट में लेके जाना है और कहां लेके जाना है, कितना कॉर्पस। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला व्यू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, मैंने यहाँ पे डाला लेट्स से, सर वन डाउट। हाँ सर, सर जो हमने अभी एसआईपी अमाउंट डाले थे पीछे और उसने कैटेगरी बताई थी जैसे बैफ हो गया, मल्टी हाँ कैप हो हाँ गया, तो हाँ। उसके बिहाइंड जो रैशनल है वो कैसे पता चलेगा, वो किस बेसिस पे रिकमेंड कर रहा है सिस्टम? नहीं, ये रेड वाला ये है कि आपने ये देखो जरा, पूरा स्कोर है, ठीक है, ये पूरा स्कोर है जो आपका मार्केट के सेगमेंट का रिस्क रिवॉर्ड बताता है। ये पूरा है स्कोर प्लस इन्वेस्टर का पैरामीटर क्या है उसके हिसाब से एलोकेशन बताता है। अब अगर कोई चेंजेस करने हैं ना, तो यहाँ पे दो चीजें, एक एसआईपी का प्रोफाइल डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप डाल दोगे ना, तो कब एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट हो गया कॉर्पस, जो एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट हो गया कॉर्पस, उस कॉर्पस के साथ क्या करना वो बताएगा। एसआईपी को नहीं छोड़ना, जो एसआईपी आपने स्टार्ट कर दी जिस कैटेगरी में जितनी भी स्टार्ट की वो चलती रहेगी, बट उसके थ्रू मान लो आपने 12 साल की एसआईपी स्टार्ट कर दी, और अगर 8वें साल ही 90वें साल ही उसका गोल अगर अचीव होना चालू हो गया है, तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा गोल अचीव होना चालू हो गया है। और मान लो 90 साल ही मार्केट की प्रोबेबिलिटी भी अगर कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इतना कॉर्पस यहां से निकाल लो और सेफ में डाल दो। वापिस कब डालना है, वापिस वो आपको अलर्ट दे देगा, तो सारे ऑटोमेटेड अलर्ट आ जाएंगे, आपको बस जाना है, आपको फैमिली ट्री नेम और ये सब डाल के रिकॉर्ड करके रख देना है। ऑटोमेटिकली आप मान लो आप डाल दोगे यहाँ पे कि लेस देन 3 ईयर किस किसके गोल आने वाले, मान लो आपने 2030 में डाला कि लेस देन 3 ईयर किस किसके गोल आने वाले, तो लेस देन 3 ईयर के सारे इन्वेस्टर के आपको नाम दे देगा, आपने अप्लाई फिल्टर किया तो सारे नाम दे देगा, और किसके लिए क्या ऐड करना है वो बता देगा। अभी मैंने ये किया नहीं, बस आपको फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ कि एक एक फंक्शनैलिटी में तो आधा आधा एक एक घंटा लगता है इसको समझाने में, इसलिए हर एक के नीचे वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है, हर एक के नीचे गाइड बुक अवेलेबल है कि कैसे यूज करना है उसको वीडियो सर ट्यूटोरियल। तो मेरा वैसे ये जो क्वेश्चन ये था सेकंड कि वाला जो टैब है दादा, ये पूरा कैटेगरी को लेकर बना है, ये पूरा कैटेगरी को लेकर बना है। तीसरा वाला टैब स्कोर कैचर है प्लस इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या पैरामीटर क्या उसको लेकर बना है। तो मान लो कैटेगरी में डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि टैब को यूज कैसे करना है, तो सिंपल सा दिखा रहा है 75 से लेकर 95 के बीच में अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है, 75 से लेकर 95 के बीच में प्रोबेबिलिटी है, तो आप रिलेटिवली हाई इक्विटी एलोकेशन रख सकते हो। कहां जा सकते हो, एग्रेसिव इक्विटी फंड में जा सकते हो, लार्ज कैप में जा सकते हो, मिड कैप में जा सकते हो, स्मॉल कैप में जा सकते हो। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आप खुद से बना रहे हो तो कितना कितना डालना है, तो ये लिखा हुआ है नीचे कि नीचे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का स्पीडोमीटर है, उसको यूज कर लो। तो ये आपको बता दिया 40% लार्ज कैप में जाना है, 30% मिड कैप में जाना है, 30% स्मॉल कैप में जाना है। ये अगर आपका प्रोबेबिलिटी 95 है, वही अगर प्रोबेबिलिटी मान लो कि 34 है, वही अगर प्रोबेबिलिटी 34 है, मतलब एग्जांपल में दे रहा हूं कस्टम रेंज 2024 अभी आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी 34 और 15 आ गई, ठीक है, 34 15 की आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब आपके पास दो तरीका है, या तो आप पैसा आधा एसटीपी करो और आधा डेट में रखो, या तो आप पैसा आधा एसटीपी करो आधा डेट में रखो। ये उन एडवाइजर के लिए जो एसटीपी मोड के ऊपर बिलीव करता है। एसटीपी का करने बोल रहा है, एग्रेसिव हाइब्रिड में करने बोल रहा है, बैलेंस फंड में करने बोल रहा है, लार्ज कैप में करने बोल रहा है, फ्लेक्सी कैप, फोकस इक्विटी। ये आपको 4-5 कैटेगरी दे दिया, इसके अंदर से कोई भी आप 2-3 कैटेगरी ले सकते हो। अगर पांचों कैटेगरी लेना है तो 25-20% सब कैटेगरी ले लेना। अगर आप 2-3 ही कैटेगरी में काम करना चाहते हो 2-3 कैटेगरी ले सकते हो। तो 50% एसटीपी यहाँ पे स्टार्ट करनी है और 50% डेट में रखना है। ये उन एडवाइजर के लिए जो एसटीपी पर बिलीव करते हैं। जो एडवाइजर एसटीपी पर बिलीव नहीं करते, डायरेक्टली उनकी क्या बोल रहा है, कौन सी कैटेगरी बेचनी है, बैफ, मैफ और एसआईएफ बेचनी है, बैफ, मैफ और एसआईएफ बेचनी। बट ये ध्यान रखना सर, ये बैफ, मैफ और एसआईएफ आपने बेचा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है। जब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 85-95 की तरफ आ जाएगी, तो ये बैफ, मैफ को आपको स्विच करना पड़ेगा एग्रेसिव इक्विटी फंड में। अगर ये तामझाम आप नहीं करना चाहते हो कि कब मैं स्विच करूं बैफ का एग्रेसिव इक्विटी में, शायद कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, ये लग सकता है, तो आपको कैटेगरी भी दे रहा है, कैटेगरी कब रोटेट करना है। अगर अभी कैटेगरी स्विच नहीं करना है तो सिंपल फिर आप एसटीपी रूट से जाओगे, एसटीपी रूट से आप 50% रेट में रहोगे, इतनी एसटीपी करोगे। जब मार्केट फेवरेबल हो जाएगा तो पूरी एसटीपी लमसम में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब जब मार्केट फेवरेबल हो जाएगा, मतलब जब 95-85 का फिगर आ जाएगा तो सारी एसटीपी आप लमसम में कन्वर्ट कर दोगे। और कहां कन्वर्ट करोगे सारी एसटीपी, एग्रेसिव इक्विटी फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप खुद से रेशियो बनाना तो खुद से रेशियो नहीं बनाना तो एग्रेसिव इक्विटी फंड। एग्रेसिव इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है सर, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया यहाँ पे, या लार्जर मिड कैप हो गया, बिजनेस साइकिल फंड हो गए, यहाँ पे आप एसटीपी सारे कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो कैटेगरी रोटेशन चाहते हैं उनको याद रखना पड़ेगा कि मैंने बैफ, मैफ इसलिए बेचा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है। जिस दिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आपको स्विच करना पड़ेगा कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी स्विच नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप एसटीपी रूट से जाओ, और जब फेवरेबल हो जाए तब सारी रोक दो, कि एग्जिट रूट वगैरह तो लगेगा नहीं, आप एसटीपी रूट करो तो सारी रोक दो, और जो कैटेगरी फेवरेबल है वहां पे पूरा एसटीपी को एसटीपी कन्वर्ट कर दो। तो इस मैट्रिक्स को कैसे, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको कैसे यूज करना है, हर चीज के नीचे गाइड बुक दी हुई है। तो ये वाला जो टूल है आपको पोजिशनिंग बता रहा है, क्या बाई करना है
और कितना बाई करना है। डेली मार्केट स्कोर क्या बताता है, किस दिन बाई करना है। डेली मार्केट स्कोर क्या बताता है, किस दिन बाई करना है। और उन एडवाइजर के लिए बताता है जिन एडवाइजर को एग्जिट करना है, जिन एडवाइजर को एग्जिट करना है उस दिन के लिए बताता है। तो डेली मार्केट स्कोर में आप क्लिक कर दोगे तो आपको किस दिन बाई करना है ये बताएगा। और फिर आपका एसटीपी के थ्रू जाना है कि लमसम स्ट्रेटेजी के थ्रू जाना है, ये आपको यहां से मालूम चलता है। किसी को लमसम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो डायरेक्ट बैफ मैफ एसआईएफ खरीदोगे। किसी को एसटीपी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो 50% एसटीपी बोल रहा है, 50% डेट में बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सारी एसटीपी को कन्वर्ट कर दो और पूरा पैसा इक्विटी में लमसम में ले आओ, पूरा पैसा इक्विटी को लमसम में ले आओ। तो कैसे इस मैट्रिक्स को भी यूज करना है सर, हर चीज दी हुई है वहीं पे। अगर आप क्लिक करोगे तो वहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सो लेट्स से ये आपका 2024 है, ये आपका ब्रॉडर वाला, ये आपका ब्रॉडर वाला चीज होगी, ये आपका ब्रॉडर चीज होगी। आपका इन्वेस्टर के प्रोफाइल के हिसाब से देखना है मान लो, तो आप कहां जाओगे, इन्वेस्टर प्रोफाइल में जाओगे, लमसम में जाओगे। लमसम में जाने के बाद आप क्लिक करोगे बॉर्डर कैटेगरी मैट्रिक्स, ठीक है, स्पेसिफिक एलोकेशन बॉर्डर कैटेगरी मैट्रिक्स। अब आपने डाला, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने डाला सेम चीज के लिए कि 2024, ठीक है। अब आपको मान लो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। 2024 मेरा इन्वेस्टर जो आ रहा है 5 साल से 8 साल का मॉडरेट वाला इन्वेस्टर आ रहा है, मेरा इन्वेस्टर जो आ रहा है 5 साल से 8 साल का मॉडरेट वाला इन्वेस्टर आ रहा है। तो 2024 पे क्या बोल रहा है आपको, अगस्त से आपको क्या बोल रहा है, या तो डेट बेचो और बैफ और मैफ बेचो, डेट के साथ बैफ और मैफ बेचो, ठीक है। वो इन्वेस्टर जो 5 से 8 साल का है मॉडरेट इन्वेस्टर, बैफ मैफ बेचो प्लस डेट बेचो, तो आधा डेट में लेके जाओगे, आधा बैफ मैफ में लेके जाओगे। जो एडवाइजर ये नहीं करना चाहते उनके लिए क्या बोल रहा है, 70% पैसा डेट में रखो और 30% की एसटीपी चला दो। 70% पैसा डेट में रखो और 30% की एसटीपी चला दो। अब किस दिन कन्वर्ट करने बोलेगा, जिस दिन आपका अगेन स्कोर फेवरेबल, आपको स्कोर वगैरह नहीं देखना है, जिस दिन स्कोर फेवरेबल होगा उस दिन आपको ये एसटीपी को कन्वर्ट करने बोल देगा। तो ये आया फरवरी तक, आपको एसटीपी चलाया, फरवरी तक आपको बोला 30% पैसा ही डेट में रखना है, बच्चे की एसटीपी करनी है। और फिर मार्च को आपको बोल दिया कि 100% पैसा फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और फोकस इक्विटी में शिफ्ट कर दो। मतलब 33 रुपए फ्लेक्सी कैप में, 33 रुपए लार्ज कैप में और 33 रुपए फोकस इक्विटी में। फिर से जून से अगेन ये उन इन्वेस्टर के लिए था जिनकी पुरानी एसटीपी चल रही थी। ये जो इन्वेस्टर फ्रेश पैसा दे रहे हैं डायरेक्टली बोल रहा है 100% पैसा ले आओ। किस दिन लेके जाना है, तो मार्च का डेली मार्केट का स्कोर देख लेना। किस दिन लेके जाना है तो मार्च का डेली मार्केट का स्कोर देख लेना। जून से अगेन ये आपको क्या बोलना चालू कर दिया कि 30% पैसा डेट में रखो और 70% पैसों की एसटीपी करो। जून से अगेन ये बोलना चालू कर दिया नए पैसों के लिए। अगेन पुराना पैसा जितना यहां तक आ चुका था आपको बोल दिया था 100% लेके चले जाओ। बट जून से अगर कोई अगर फिर से पैसा देना चालू कर रहा है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट समय डिफरेंट लोगों का पैसा आता है, तो इस तरीके से आपको यहां से रेडीमेड गाइडेंस मिल गया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से सारे स्कोर मिलेंगे कि किस बेसिस पे कभी एसटीपी बोल रहा है, लमसम बोल रहा है। अगर आपको रैशनल जानना है, अगर आपको डिटेल्ड वर्किंग जानना है, तो यहां से स्कोर मिलेंगे। सेकंड वाले से बस आपको कैटेगरी मिलेगी, ब्रॉडर कैटेगरी मिलेगी। इसको प्रोफाइल नहीं मालूम है, ये बिना प्रोफाइल के बस आपको बता रहा है कि कौन सी कैटेगरी में रहना चाहिए, कौन सी प्रोबेबिलिटी में कौन सी कैटेगरी में रहना चाहिए, कौन सी प्रोबेबिलिटी में कब लमसम जाना चाहिए, कब एसटीपी जाना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी यहां पे आपको ऊपर में दी हुई है, प्रोबेबिलिटी हर महीने की ऊपर में दी हुई है। अगर आपको रेडीमेड आंसर चाहिए तो रेडीमेड आंसर आपको जो मिलेगा स्कोर प्लस प्रोफाइल बेस्ड मिलेगा। वहां पे मान लो आप लमसम में गए, यहाँ पे आपने ब्रॉडर कैटेगरी मैट्रिक्स चूज किया, ब्रॉडर कैटेगरी मैट्रिक्स चूज करने आपने डाला 5 से 8 साल मॉडरेट मेरा पैसा है। उसके बाद आपने डाल दिया कि क्या मुझे करना चाहिए, तो आज क्या बोल रहा है, फरवरी से क्या बोल रहा है, 100% पैसा फ्लेक्सिबल आज का फोकस इक्विटी में लेके जाना चाहिए। अब किस दिन लेके जाओगे सर, जैसे कि 23 मार्च हो गया, उस दिन आप सारा पैसा मोटा मोटा 100% पैसा फ्लेक्सिबल आज का फोकस इक्विटी में डाल दोगे। तो ये आपको मंथली जो बता रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मंथली बता रहा है पोजिशनिंग बता रहा है और डेली बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट किस दिन करना है। और लास्ट में जो मिल रहा है आपको इन्वेस्टर का पैरामीटर क्या है, स्कोर क्या है, ये दोनों चीज मिल रही है। वैसे सेक्टर्स भी डिटेल में पूरा कवर है सर, सेक्टर्स में कौन कौन सा करना है तो आप जाके देख सकते हो कि आज मुझे अगर सेक्टर्स भी करने तो कौन सा करना है, तो सेक्टर वाइज, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है सर, ब्रोकर भी यूज कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजर भी यूज कर रहे हैं, एमएफडी भी यूज कर रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं करना चाहते सेक्टर, तो जो भी चीज मैं बोल रहा हूं सर, जितनी चीज मैं समझा रहा हूं सब चीज हेडलाइन पे लिखी हुई है। जस्ट पुट अ कर्सर हेडलाइन, हर चीज हेडलाइन पे लिखी हुई है। अगर डिटेल में पढ़ना है, हर एक के नीचे एक वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है कि उसको यूज कैसे करना है, प्लस गाइड बुक भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वैसे शॉर्ट टर्म सेटअप, फंडामेंटल, आप लोग फंडामेंटल यूज करते हो, इसके फंडामेंटल के हिसाब से आज जो 3 सेक्टर है, फंडामेंटल का मतलब ये कि टैक्टिकल कॉल है, हाँ, ये जो भी पोर्टफोलियो बनाओगे टैक्टिकल के हिसाब से बनाओगे। जिसको भी 3 महीने से लेकर 15 महीने के लिए व्यू चाहिए तो बोल रहा है ऑटोमोबाइल,
सॉफ्टवेयर और बैंकिंग में चले जाओ। अब ऑटोमोबाइल आपका एचडीएफसी पसंद है कि यूटीआई पसंद है, आपके ऊपर है। सॉफ्टवेयर में आपका एचसीआई पसंद है कि एसबीआई पसंद है, आपके ऊपर है। बैंकिंग में आपको निपॉन पसंद है कि वाइटॉक पसंद है, आपके ऊपर है। बट ये बोल रहा है कि 3 सेक्टर में आपको ओवरवेट होना है, मतलब आपको पैसा लेके जाना चाहिए पर्टिकुलर 3 सेक्टर आपको। अब अगर आपको देखना है कि इसमें फंड भी कौन सा करना है, तो फंड अवेलेबल है, बट ये सेकंड ओपिनियन के अवेलेबल है। इतना तक कि अगर डिसीजन सही आपने कर लिया तो काफी है सर, बस काफी है। तो वैसे सेक्टर में ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सर। ग्लोबल मार्केट अभी फ्रेश में कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर तक हमने ग्लोबल मार्केट में हैंगसेंग बोला था और नैस्डैक बोला था। ऑलमोस्ट 60 से 70% का एब्सोल्यूट रिटर्न निकला। किसी ने अगर 1 लाख रुपए भी डाला है इसके बेसिस पे, तो 1 लाख का 1,70,000 तो 1 साल के अंदर बन गया। 1 लाख का 1,70,000। तो हम जो भी बोल रहे हैं ना सर, सबका परफॉर्मेंस, हर एक टैग के नीचे परफॉर्मेंस भी अवेलेबल है कि हमने पास्ट में क्या क्या बोला है और उसके क्या रिजल्ट है। तो हमने ब्राजील में जाने के लिए भी बोला है, हमने चाइना में जाने के लिए बोला है, हमने गोल्ड में माइनिंग में भी जाने के लिए बोला है, और सबसे बड़ी बात जाने के लिए तो बोला ही है, एग्जिट कब करना है, एग्जिट का भी आपके पास में अलर्ट आया है। सबसे बड़ी बात, एग्जिट का भी अलर्ट आया कि कब एग्जिट करना है। तो ये टैक्टिकल कॉल है सर, ये शादी वाला कॉल नहीं है कि हमें, हमने एक बार खरीद लिया तो हमको पालना है। तो हमको इक्वल मिला के इसमें एंटर भी करना है, इसमें एग्जिट भी करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है टैक्टिकल कॉल। तो जो भी चीज हम पास में बोले वो भी ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे अवेलेबल है, हमने पास में क्या क्या बोला है, और एग्जिट कॉल भी अवेलेबल है। फिर आता ये पूरा जो 4 मेनू, ये 3 मेनू सर कोर एलोकेशन के लिए था। चौथा मेनू आपका टैक्टिकल एलोकेशन का था, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये 3 मेनू से आपका थाली सजेगा सर। चौथे मेनू से अगर आपको कोई तड़का कॉल देना है इन्वेस्टर, कोई तड़का मतलब कोई अलग हट हट के और कुछ अगर आपको कॉल देना है, तो तड़का कॉल यहां से मिलेगा। इंप्लीमेंटेशन, यहां से आपने मैप डेवलप कर लिया, यहां से आपने डिप्लॉयमेंट का स्ट्रैटेजी डेवलप कर लिया। अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है। फैक्टर्स भी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फैक्टर्स और स्टाइल और पैसिव फंड भी अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक्स भी अवेलेबल है। बहुत जल्दी, मैं पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ सर, ये आने वाला है, बट इस लिटरली आने वाला है। बहुत जल्दी मंथन आने वाला है। यहाँ पे तो ऑटोमेटेड आपको ये सारे टाइप का ऑटोमेशन मिल जाएगा कि अगर किसी इन्वेस्टर का ये पैसा है तो कितना पैसा निकाल लेना चाहिए, कितना पैसा डाल देना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड से निकाल लेना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, कौन सी कैटेगरी आज अनफेवरेबल है, कौन सी कैटेगरी आज फेवरेबल है। ये सारी चीजें, इन सब का यहाँ पे ऑटोमेशन आने वाला है, बहुत ही जल्दी कमिंग सून होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक भी अवेलेबल है कि स्टॉक्स भी खरीदना है तो कब खरीदना है। तो स्टॉक्स का आप यहाँ पे जाओगे, आप पहले ब्रॉडर मार्केट का स्कोर देखोगे, आपको दिखा निफ्टी 100 का स्कोर अगर फेवरेबल है, तो आप यहाँ पे निफ्टी 100 चूज करोगे। फिर आप किसी, आप मान लो आइका के म्यूचुअल फंड कॉन्फ्रेंस में गए, वहां किसी फंड मैनेजर ने आपको टिप दे दिया, इनसाइडर टिप दे दिया कि मुझे बैंकिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है, तो आप सबसे पहले स्कोर देखोगे निफ्टी 100 का स्कोर क्या है। यहाँ स्कोर कहां से देखोगे, डेली मार्केट स्कोर से। निफ्टी 100 का मान लो स्कोर अगर अच्छा है, और फिर आपको टिप मिली कि बैंकिंग फाइनेंस खरीदना चाहिए, तो यहां से बैंकिंग फाइनेंस आपने डाल दिया। आपने फिर डाल दिया कि निफ्टी 100 का स्कोर अच्छा है, बट उसके अंदर मुझे बैंकिंग फाइनेंस के अंदर में जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, वैल्यूएशन में जिनका अच्छा चल रहा है, और टेक्निकली भी जो स्ट्रॉन्ग है, वो स्टॉक मुझे निफ्टी 100 के बैंक ऑफ फाइनेंस में निकाल के दे दो। तो इसने फिर 2 स्टॉक आपको ये निकाल के दे दिया है। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। किसी ने बोला कि बैंकिंग फाइनेंस की जगह मुझे जो अच्छा लग रहा है, कोई और सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, तो बस सेक्टर डालोगे, ये फिल्टर डालोगे, आपको स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा। खरीदना कैसे है सर, अगर ब्रॉडर मार्केट का स्कोर सस्ता हो गया, प्लस अगर आपका स्कोर, स्टॉक का स्कोर भी अगर तीनों ग्रीन दिखा रहा है, और ये आगे दिमाग में मैंने लिखा हुआ है, अगर ये भी ग्रीन दिखा रहा है तो आप स्टॉक खरीद सकते हो। अगर मार्केट का स्कोर महंगा हो गया, स्टॉक भी अगर आपका रेट दिखाना चालू हो गया, तो आप बेच सकते हो। तो इस तरीके से हर एक का सर गाइड। आज का जस्ट मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि आप प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी समझे, कि प्लेटफॉर्म का उपयोग है कि नहीं है, कि किस तरीके से यूज है, और हर एक मेनू के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप ऑनबोर्ड हो जाएंगे हमारे साथ में सर, तो आप हर एक मेनू अलग से यूज होना वो सिखाते हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडवाइजर, उनको मालूम है कि हर हफ्ते 10 दिन मेरा ट्रेनिंग होता है, एडवांस यूजर के लिए भी ट्रेनिंग होता है, बिगिनर के लिए भी होता है। तो एक एक्सप्रेस करके कम्युनिटी, हमारी पैन इंडिया कम्युनिटी है, वहां पे हम आपको ऐड कर देंगे। वहां पे मेरे रेगुलर ट्रेनिंग होते हैं, जो आप हमारे साथ में ऑनबोर्ड हो जाओगे सब्सक्रिप्शन लेके। सो आइका के साथ आपको साथ ये एडवांटेज है, सबसे बड़ी बात आइका के साथ आपको ये एडवांटेज है प्राइसिंग एंड प्लान को लेके, कि अगर आप हमारे पास डायरेक्टली आते हैं, अगर आप हमारे पास में डायरेक्टली आते हैं, जो प्राइसिंग जो थी 60,000 रुपए 3 साल की थी, जो प्राइसिंग जो थी 60,000 रुपए 3 साल की थी, बट बिकॉज ऑफ द आइका सेम चीज, बिकॉज ऑफ द आइका सेम चीज आपको 24,000 रुपए 3 साल की मिल रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ द आइका सेम चीज, और ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी ना सर, एडिशनल 18% जीएसटी अलग लगता। अगर मान लो आप डायरेक्ट मेरे हेल्पलाइन में कॉल करोगे, आप डायरेक्टली मेरे अगर हेल्पलाइन में कॉल करोगे ना, और डायरेक्टली मेरे अगर हेल्पलाइन में कॉल करोगे, मतलब इन द सेंस, जस्ट अ मिनट सर,
सो हमारा हेल्पलाइन डिपार्टमेंट भी है, सारे लर्निंग डिपार्टमेंट सब कुछ, जो हमारी सर्विस का क्या है, सर्विस का चीज बता देता हूँ। सारे हमारे हेल्पलाइन डिपार्टमेंट है, चाहे लॉगिन को लेके कुछ प्रॉब्लम है, लर्निंग को लेके है, टेक्नोलॉजी को लेके, तो सारे हमारे ईस्ट का, हमने ईस्ट का हेड भी हायर कर लिया है, वेस्ट का हेड भी हायर कर लिया है, तो सेल्स टीम का भी है, टेक सपोर्ट का भी है, लर्निंग डिपार्टमेंट का भी हमारा हेल्पलाइन है। अगर आप डायरेक्टली हमारे मान लो टीम को अगर कॉल करते हो, सेम चीज की जो प्राइसिंग होती है 60,000 रुपए 3 साल की होती है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बट बिकॉज ऑफ द आइटम सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं 2400 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर 3 ईयर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2400 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर 3 ईयर, और 36,000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर 6 साल। 36,000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर 6 साल। जिनके पास जीएसटी नंबर है सर, वेल एंड गुड, आपको 6,000 का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, तो आपको 21,000 रुपए पड़ेगा 3 साल का, आपको 21,000 रुपए पड़ेगा 3 साल का, और 6 साल का जो पड़ेगा आपको 30,000 पड़ेगा। 6 साल का जो पड़ेगा आपको 30,000 पड़ेगा, अगर आपके पास अगर जीएसटी नंबर है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो हमारे पास सर मेरे मदर और फादर का अकाउंट है, जहां पर हम आपको लेंगे, इनवॉइस देंगे, बट नॉन जीएसटी इनवॉइस रहेगा। वहां आपको नेट नेट 3 साल का जो पड़ेगा 21,000 रुपए पड़ेगा, नेट नेट 3 साल का 21,000 पड़ेगा, और 30,000 रुपए का आपको 6 साल पड़ेगा, 30,000 रुपए आपको 6 साल पड़ेगा। सो प्लीज यूज इट सर। 6 साल के लिए 30,000 रुपए कुछ भी चीज नहीं है, मोटा मोटा 5,000 रुपए साल का आ रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए भी, अगर आप 1 लाख रुपए भी खुद का मैनेज कर लो, साल के अंदर आपका पूरा फीस निकल जाएगा। 1 लाख रुपए मैनेज कर लोगे, और 1 लाख रुपए अपने, हमने जो टैक्टिकल कॉल दिया है कि सॉफ्टवेयर में चले जाओ, गोल्ड में चले जाओ, ब्राजील में चले जाओ, आपने टैक्टिकल कॉल के लिए भी यूज कर लिया तो आपका पैसा निकल जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट सर। ये एक वैलिडेशन टूल है। अभी तक हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करते थे, मार्केट में नैरेटिव क्या सुन रहे हैं उसके बेसिस पे काम करते थे, प्लस हमारा इन्वेस्टर क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे। ये डायग्नोसिस मशीन लगाओगे, ऑटोमेटिकली आपका एडवाइजरी का जो आउटकम इंप्रोवाइज होगा, आप कंपटीशन से आगे हो गए, एडवाइजरी का आउटकम इंप्रोवाइज होगा, तो मार्क टू मार्केट ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। प्लस जब अनफेवरेबल सिचुएशन होगा तो आप मार्केट में डाउन साइड भी प्रोटेक्ट कर पाओगे अपने इन्वेस्टर का। कॉर्पस में बाकी लोग ज्यादा गिरेंगे, आप लोग कम गिरोगे, तो आपका ट्रेल भी स्टेबल तरीके से ग्रो होगा सर, और आपका ईवीएम भी स्टेबल तरीके से ग्रो होगा। तो कुल मिला के सर ये आपका रिसर्च का टाइम सेव करेगा। रिसर्च में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप मेजर टाइम अपना एक ही जगह लगाओ सेल्स पे, आप मेजर टाइम एक ही जगह लगाओ सेल्स पे, ये आपको रिसर्च का पूरा टाइम आपका जो है पूरा बचा देगा। जो जो कॉस्टली मिस्टेक करते हो, कॉस्टली मिस्टेक करने से आप बच जाओगे। तीसरी चीज, जो भी आप आज रिटर्न निकाल रहे हो सर, अगेन मैं रिपीट करूं, जो भी आज आप रिटर्न निकाल रहे हो उसमें बहुत गुंजाइश है इंप्रोवाइजेशन की, और वो गुंजाइश तभी होगी ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ के, ज्यादा मैगजीन देख के, ज्यादा मार्केट का सीएनबीसी वाला क्या बोल रहा है, जी बिजनेस वाला क्या बोल रहा है उसको देख के नहीं होगा सर, फ्रेमवर्क का सिस्टम यूज करके होगा। तो हमेशा फंड मैनेजर बोलते हैं फ्रेमवर्क का सिस्टम यूज करना चाहिए, बट कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं बताता कि फ्रेमवर्क सिस्टम बनाना कैसे और रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। सो दैट इज वेयर मूल्यांकन इज कमिंग इनटू द पिक्चर सर। इट विल हेल्प यू टू डेवलप द फ्रेमवर्क ऑल्सो, और उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Thank you so much, Gautam Da, for giving this platform, sir, where we are able to interact on a combined basis. So do please use it. जो चीज 20,000 रुपए साल की है एक्सक्लूडिंग जीएसटी दादा, वो आपको 5,000 रुपए जीएसटी के साथ मिल रही है साल की, मोटा मोटा 5,000 रुपए। 20,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट 75% का डिस्काउंट है। सो इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म आई है ना सर, कुल मिला के वो इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को लग रहा है प्लेटफॉर्म हमारे फायदे की चीज है? यू कैन जस्ट राइट यस और नो। कितने लोगों को लग रहा है कि प्लेटफॉर्म हमारे फायदे की चीज है? यू कैन जस्ट राइट यस और नो, यू कैन जस्ट राइट यस और नो। यस सर, फायदे की चीज है ना सर? तो सर 5,000 रुपए कुछ भी नहीं होता, प्लीज स्टार्ट। एक्सीलेंट फ्रॉम अदर्स। सो ऑलरेडी मेरे आइका में मैं पहली बार दादा से 2023, आज मेरे को याद है 2024 के हम स्टार्टिंग में दादा से मिले थे, मोटा मोटा 2024 के स्टार्टिंग मिले थे। आज हमारे आइका से सारे जितने प्राइम मेंबर्स है, मोटा मोटा 30 to 35 प्राइम मेंबर्स, धीरे धीरे करके ही सब्सक्राइब किया लोगों ने, एक दूसरे से फीडबैक लेके, बट 30 से 35 मेंबर्स अक्रॉस आइका हमारे अभी मेंबर यूज कर रहे हैं। सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट दादा। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा प्राइसिंग बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुत से डेवलपमेंट आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। आप तो बस कैश अपलोड कर दोगे, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपने क्या किया है और क्या करना चाहिए था ये सिस्टम रीड करके बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस करने। तो बहुत सा ऑटोमेशन आने वाला है सर। ये सारा चीज आपके इस प्राइसिंग में इंक्लूड होगा, सारा चीज आपकी इस प्राइसिंग में इंक्लूड होगा। और जिस
एडवाइजर को ये पूरा सिस्टम अपने नाम पे बनाना है, उनके लिए भी बहुत स्पेशल ऑफर है हमारे आइका के मेंबर, जिनको पूरा ये कस्टम मेड प्लेटफॉर्म अपने नाम पे बनाना, मतलब आपकी वेबसाइट में होस्ट हो जाएगा। व्हाइट लेबलिंग नहीं है, व्हाइट लेबलिंग में तो बस लोगो लगता है, लोगो तो एक बहुत छोटी सी चीज है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कस्टम मेड प्लेटफॉर्म जिसको अपने नाम पे बनाना है। आपको ये सब्सक्रिप्शन के बाद 3 महीने की यूज के बाद में और बस 10,000 रुपए देना है, बस आपको और 10,000 रुपए देना है, हम पूरा प्लेटफॉर्म आपके नाम पे बना के दे देंगे, हम पूरा प्लेटफॉर्म आपके नाम पे बना के दे देंगे, आपको और 10,000 रुपए देना रहेगा। 3 महीने बाद पूरा प्लेटफॉर्म आपके हिसाब से आप जो जो बोलेंगे कि एक्चुअली मुझे फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी चाहिए, प्लानिंग टूल भी चाहिए, बजटिंग टूल भी चाहिए, जितना आप बोलोगे, आप पूरा कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग टूल भी चाहिए, ये सारे टूल बनाएंगे, प्लस मूल्यांकन में जो मैंने दिखाया वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये पूरा आपकी वेबसाइट में चले जाएगा। किसी इन्वेस्टर को मालूम नहीं चलेगा कि डेटा साइंस का प्लेटफॉर्म किसी थर्ड पार्टी का है, आप ये बोल सकते हो कि हमने करोड़ों रुपए खर्चा करके रिसर्च का प्लेटफॉर्म बनाया है। सो थैंक यू सो मच सर। निश्चित। आप स्टार्ट करो आशीष जी, जहां पे आप, हाँ 30,000 रुपए आपको 6 साल आशीष जी, का पड़ रहा है, 10,000 रुपए देगा, आप ये हेलो बना सकते हो। आशीष जी, मेरा बात हाँ सुन रहे दादा, हैं? ये हाँ दादा, ये हाँ, बोल रहे हैं आज का एक हाँ, ये आज का जो चैलेंज है ना, कॉम्प्लायंस लेके, हाँ बहुत सारा हाँ कॉम्प्लायंस है। अभी मैंने, आप हाँ जानते हैं, जो सेबी एमपी कमेटी में है, तो मेरा यस बहुत दादा, कुछ यस जानकारी है। यस, तो कॉम्प्लायंस आज का दिन में सबसे ज्यादा है, तो हाँ कॉम्प्लायंस मेंटेन करके सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ उनका किसी का ईआरएन सस्पेंड हो जाएगा एक तुर्की हाँ से। हाँ नंबर वन। नंबर हाँ टू है, आज का दिन में जो चल रहा है उसमें बहुत सारा हम लोग देखा है कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये जितना छोटा मीडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है उसका बिजनेस स्नैच कर रहा है, स्विच कर रहा है वन। हाँ तो ये हमारा जो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर, मीडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हाँ उनका ये जब उनका कोई फंड पूरा उनका पोर्टफोलियो जब वो लोग स्विच हाँ, करने जा रहा एक है, ओटीपी से ले लेता है, एक ओटीपी से ले तो लेता है पूरा। तो वो उसमें प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, वो पहले देखिए। जिसके पास जो एयू है, वो 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, और 500 करोड़ है, उनका एयू का सेफ्टी आज का दिन में सबसे जरूरी है, सबसे राइट राइट। जरूरी है। तो क्या है ना कि आप किसी का पता ही नहीं चल रहा है, पता चल रहा है तो 7 दिन बाद वो पता चला कि उनका एयू शिफ्ट हो रहा है। उनका पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आप ऐसा कुछ कीजिए, जो आपका ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कोई किसी का, उनका इन्वेस्टर को एक फंड इधर उधर जाएगा तो तुरंत उनके पास मैसेज आ जाएगा, कोई ओके। अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट, अलार्मिंग। हाँ 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 हाँ, डिजास्टर, ये इसका नाम दे दीजिए, डिजास्टर ठीक। अलार्मिंग इन योर ओके पोर्टफोलियो। ओके ओके दादा, ठीक है ठीक है ठीक है। That will help the small and medium distributor. हाँ Otherwise, they will not survive. नहीं ठीक है दादा, ठीक है, गॉट इट दादा, गॉट इट गॉट इट। ठीक है ना? हाँ ये गॉट ये इट। ये ऐड कर लीजिए, तो मैं सबको बोलूंगा, भाई तुम्हारा जो वेल्थ है, जो है, हाउ टू प्रोटेक्ट इट। ओनली हाँ हाँ, एनालाइज करने से फायदा नहीं है। एनालाइज करके तो वो अच्छा पोर्टफोलियो बना रहा है, लेकिन वो पूरा राइट पोर्टफोलियो लेके चला जा रहा है दूसरा लोग। राइट राइट राइट, ठीक है दादा, ठीक ये है, प्रोटेक्शन आप इम्पोर्टेंट। सोचिए, ठीक है ना? ठीक दादा, बहुत अच्छा फीडबैक है, ठीक है। ठीक है ना? तो ये हाँ हम देखिए, मेरा जो काम है, आम आम डिस्ट्रीब्यूटर का भला के लिए सोचते हैं, हाँ कोई पर्सनल नहीं है, आप तो हाँ जानते हैं। तो और इसलिए मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटर फेटर्निटी के लिए रेगुलेटर के साथ हर रोज बात कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हाँ क्या, कैसे ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। ठीक है ना? तो ये आप इसमें देखिए, मेरा ख्याल से तब सबके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है दादा, डन दादा, ठीक, डन डन डन। ठीक है, ओके, ठीक थैंक यू, दादा, थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू यूज इट दादा। मैं अपना नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सब डाल दूंगा ग्रुप में, एंड वहां पे मैं फॉर्मेट डाल दूंगा, जो जो इंटरेस्टेड मेंबर्स होंगे प्लीज अपना कंसेंट दीजिएगा आप सब्सक्रिप्शन को लेके। रेस्ट हमारी ट्रेनिंग रेगुलर होती रहती है, दादा को मालूम है। सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट, प्लीज स्टार्ट, प्लीज अडॉप्ट द सिस्टम। हम लोग कलकत्ता में फिजिकल वर्कशॉप भी करेंगे। ये यस यस इलेक्शन खत्म होने दीजिए, थोड़ा सेटल होने के बाद हम लोग यस हर यस। महीना फिजिकल सेशन करेंगे, 50 आदमी लेकर। जो एक्चुअली हमारा फेटर्निटी, इस बार ना हम लोग एक स्ट्रेटेजी मीट किया दीघा हाँ में। तो उसमें हाँ हम लोग को हम लोग जो सब मिलके ये सोच लिया, जो जो लोग बिजनेस करना चाहता है, जो डेवलप हाँ करना चाहता है, वो लोग को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे।
ओके दादा। और दादा वो मैं तो थर्ड पार्टी हूँ। मैं तो क्या पूरा इंडिया घूमता हूँ, ईस्ट भी यहाँ भी। इस बार का मेरे को नहीं मालूम, इस बार का जो आप लोगों को जो कन्वेंशन हुआ है ना, हाँ बहुत ज्यादा बस क्रिएट किया है इस बार कन्वेंशन। मतलब मेरे को ऐसा फीडबैक आया है, वन ऑफ द हाँ बेस्ट कन्वेंशन था अभी तक का हाँ मतलब। हम तो बताए ना आपको जी, इस बार जो करेंगे इंडिया में आज तो कोई सोच नहीं पाएंगे हम हाँ, लोग क्या करने जा रहा वन है। ऑफ द बेस्ट कन्वेंशन हुआ है इंडिया के लेवल में। मेरे को ये फीडबैक ना बहुत से एमसी से आया, एक्चुअली एमसी और उनसे। हाँ वो हाँ सबका वो तो हाँ। वो जैसे किया है हम लोग का, जो देखिए हम लोग का मेन क्या है, हम लोग का मेन है आइडिया है, नया हम्म नया कुछ, वो ऐसा नहीं है वो फंड हम्म मैनेजर का तो सबका बात हर रोज सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। हम्म। न्यू कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। हम लोग जो फर्स्ट रिकॉग्निशन दिया नेक्स्ट जेन जी के लिए, जो राइट राइट, अवार्ड अवार्ड दिया था ना, हाँ। वो आज तक इंडिया में कोई सोचे ही नहीं। जो हम्म नेक्स्ट जेन को उसका फादर का साथ, उसका कोई फैमिली मेंबर का साथ, ऐसा तो कोई हम्म हुआ नहीं। और हम्म। वो ऐसा ढंग से हुआ है, वो कभी वो लोग को ये जिंदगी भर याद रहेगा, वो लोग को जो हम लोग हम्म। अवार्ड रिकॉग्निशन किया है। नहीं, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। हाँ दादा ये हम ट्रैवल करने के लिए रेडी रहेंगे दादा, जहां जहां आपके इवेंट्स होंगे ना मेरे को बताइए, मैं ट्रैवल करेंगे। नहीं नहीं, जरूर 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 है, हाँ, जरूर ट्रैवल आपको करेंगे, ठीक है बताएंगे। दादा। लेकिन हम लोग का मेन मकसद है, जो लोग चाहता है वो लोग का हम लोग करेंगे। वो हाँ ठीक है। उसमें 50 आदमी है, वो 50 आदमी रखा, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है हम 500 है उसमें खाने के लिए आएंगे हाँ, नहीं ओनली, नहीं, वो ठीक है वो ठीक है काम दादा। वो काम हाँ इस साल से वो हो गया, वो नहीं होगा। ठीक है दादा, ठीक ठीक है ना। है। थैंक ओके, यू सो थैंक यू मच सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। हाँ थैंक यू। सुजन, क्लोजिंग क्लोजिंग रिमार्क्स सुजन प्लीज। थैंक यू सो मच आशीष सर। मैं तो थैंक यू सुजान सर। बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ आपका सॉफ्टवेयर। इसके यस बिना सर। आगे बढ़ना मुश्किल है। और जो गौतम का हम्म बोल रहा है कि एवीएम स्नैच कर लेगा, अगर ये सॉफ्टवेयर को हम ठीक ठीक से यूज करेंगे, क्लाइंट को एडवाइस करेंगे, उसको बेनिफिट दिलाएंगे, तो वो एवीएम कभी स्नैच नहीं होगा। फिर से होगा भी तो वापस आ जाएगा एक दो विद इन फ्यू डेज। तो थैंक यू सो मच। आप बहुत सारा सेशन इसमें लिया है, और हम वेट कर रहे हैं कि आपका वो मंथन स्टार्ट हो जाए तो और भी हाँ, मतलब यस यस बेटर हो दादा, यस। जाएगा मंथन स्टार्ट होगा दादा, पोस्टपोर्ट के जैसा लिए। हमने अभी कलकत्ता में किया था सेशन आइका के लिए, तो एक मंथन के ऊपर करने आऊंगा मैं, हाँ आऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट सैटरडे फिर से हम लोग आएंगे। ठीक हाँ है, थैंक यू थैंक यू। और एक डिक्लेयर कर दीजिए, जो हम लोग जो फिजिकल सेशन हर महीने करेंगे कलकत्ता में, तो उसमें हाँ कोई ना कोई अच्छा स्पीकर को हम लोग वर्कशॉप टाइप प्रोग्राम होगा। वो वर्कशॉप टाइप होगा, एंड वो और कुछ वो ना पेड कुछ वर्जन और चार्ज वो चार्जेबल। चार्जेस होगा उसका। जो चार्ज फीस दे के अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे वही उसमें आएंगे, चाहे वो एक पाँच पाँच हम लोग हो, चाहे वो 10 लोग हो, चाहे वो 15 हो, या 50 हो, या 100 हो। हम लोग किसी का पास स्पॉन्सरशिप नहीं मांगेंगे, हम लोग ये सोच लिया, विदाउट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम करेंगे, जो बहुत कुछ बढ़िया। करना है। बट फिर स्पॉन्सर था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमको हाँ बहुत सपोर्ट किया जब हम कुछ भी नहीं समझ, आज भी दादा सूरज दादा से हम कहाँ कहाँ नॉर्थ ईस्ट में मतलब ऐसी ऐसी जगह ज्यादा हमको लेके गए थे जो हम खुद से कभी सोच नहीं सकते थे। हम्म, कुछ बिहार हो गया, खुद से हम सोच ही नहीं सकते हम्म, कि कुछ बिहार भी हम कभी जाएंगे लाइफ में। तो दादा हाँ थैंक यू सो मच, जब हम कुछ नहीं थे तब से आपने सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच दादा फॉर द इनिशियल ट्रस्ट, थैंक यू सो मच। अजीत सर एक हाँ बात। हाँ 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 कोलंदा बोलून। हाँ बड़े अजीत सर, हाँ कल्याण सर, यस सरकार सर, यस यस। कोच बिहार में कैसा लगा? कहाँ पे सर? कुछ कोच बिहार बिहार कुछ में बिहार कुछ बिहार का बंदा है सर ये। कुछ बिहार, अरे बढ़िया सर सर कुछ बिहार में सुबह तो मैं लेक तो भी सर गया था घूमने के लिए था, आप लोग तो चले गए थे, मैं तो एक दिन रुका था, लेक वगैरह सब घूमा मैं तो। मैं तो सर कोच बिहार का ही हूँ, रहने वाला यहाँ का। हाँ तो नहीं, अभी दादा के साथ एकदम दादा का हाथ पकड़ के अभी जो ट्रैवलिंग होगी ना नॉर्थ ईस्ट में, और तो करनी है हमको, हम वो करेंगे। फिर ईस्ट और से नॉर्थ ईस्ट आइएगा दोनों दादा जाएंगे। यहाँ पर। हम्म। तो थैंक तो यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच, मैं विजिट करूंगा अच्छा सारे एडवाइजर को इन पर्सन। थैंक यू सो मच अच्छा दादा। हाँ, ये ओके ओके। आशीष जी बोल रहे हैं, हम हाँ लोग ना एक बिजनेस स्टैंडर्ड का साथ एक टाई अप किया है, जो हाँ। एकदम सब्सिडाइज 75% सब्सिडाइज प्राइस में हम लोग का एक 3 महीना का बिजनेस स्टैंडर्ड फिजिकल पेपर एंड अच्छा। एक साल का न्यूयॉर्क टाइम्स का डिजिटल पेपर दे रहा है ग्लोबल। ओके ओके ये ओनली 1125 में, वो हमारा ओके। मेंबर के ये लिए। बस आइका के लेकिन मेंबर्स के लिए दादा, ये आइका मेंबर्स आइका के लिए। मेंबर्स के है, तो हमारा एमएमटी फ्रेंड कोई लेना चाहता है तो 30 अप्रैल तक इसका वैलिड है।
जो अच्छा लेना चाहता है वो हमारा आइका में वो उसका एनरोल करने से कर देंगे। ठीक ठीक है, डन ना डन, मैं भी एक अपनी कम्युनिटी में बात कर दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, डन डन। थैंक यू ओके एवरीवन। दादा, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच दादा। मैं एक थैंक यू फोन सर। करूंगा आपको ना, करता हूँ बाद में फोन, बाद में। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू ओके, सो मच, थैंक यू सो मच नेहल, सी यू सून नेहल, हाँ, थैंक यू सो मच ओके फॉर ओके, थैंक यू सर।